ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 81। अरे छात्र कुछ तो बोलो। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। पहला मैच खत्म हो गया था। वांग बाओले के लिए ये लड़ाई बेहद आसान थी। उसे केवल अखाड़े में कदम रखने की ज़रूरत थी और तुरंत एक अंक हासिल करना था। इस मैच में 1000 लड़ाइयों में एक साथ 2000 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में, इस मैच के बाद आधे लोगों को एक अंक मिलेगा और बाकी आधे को कोई अंक नहीं मिलेगा। इस पहले मैच के जरिए विजेताओं और हारने वालों के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता था। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में यह एक हद तक संचयी अंकों पर आधारित था। हर जीत पर एक अंक मिलता था, जबकि हर हार पर कोई दंड नहीं होता था। इस तरह अगर कोई 5 अंक जमा करता है, यानी उसने 5 मैच जीते हैं, तो उसे रैंकिंग में निश्चित रूप से एक अच्छा स्थान मिलेगा। प्रतियोगिता के दूसरे चरण के नियमों के बारे में अपने दिमाग में सोचने के बाद वांग बाओले अखाड़े से बाहर निकल गया। छात्रों की निगाहों और फुसफुसाहटों के बीच उसने सभी का अभिवादन एक विनम्र मुस्कान के साथ किया। जब वह गुफा में वापस लौटा तो उसने संतुष्टि में स्नैक्स का एक बैग खोला और दूसरों की प्रतियोगिता देखने के लिए स्पिरिट इंट्रानेट पर ब्राउज करते हुए उन्हें चबाता रहा। स्पिरिट इंट्रानेट अभी गतिविधि से भरा हुआ था। जो छात्र अलग अलग मैच देख रहे थे वे बेतहाशा चर्चा कर रहे थे। यह विशेष रूप से उन प्रतियोगियों के लिए था जो प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ताज़ा खबर, वांग बाओले विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी धार्मिक आर्मामेंट संकाय से वू हेसेन थे, जिन्होंने हार मान ली। झुओ युफान विजयी हुए। उन्होंने 30 से भी कम सांसों का इस्तेमाल किया और ट्रैप संकाय के वरिष्ठ छात्र सन यान के खिलाफ सीधे जीत हासिल की। ये देखकर कि उनके बारे में खबरों ने इतना ध्यान आकर्षित किया है, वांग बाओले खुश थे। हालांकि यह महसूस करते हुए कि झुओ युफान जीत गए हैं, उनकी भौहें चढ़ गईं। ये झुओ युफान बेहतर हो गया है। न केवल वह कॉम्बैट संकाय के हेड प्रीफेक्ट में से एक बन गया, बल्कि उसने पहली जीत भी हासिल की। हालांकि वह अभी भी मुझसे बहुत दूर है, वांग बाओले ने सोचा, क्योंकि उसने आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल खोली और उसमें से शराब पी ली। अचानक जिस हाथ से वह आइस स्पिरिट वाटर की बोतल पकड़ रहा था, वह रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी, क्योंकि वह हाल ही में पोस्ट किए गए एक नए संदेश को देख रहा था। डार्क हॉर्स चेन ज़ीहेंग को कीमिया संकाय के एक कम प्रसिद्ध वरिष्ठ छात्र ली नान ने हराया था। हे भगवान, चेन ज़ीहेंग वह व्यक्ति है जिसने हेड प्रीफेक्ट के पद के लिए झुओ युफान के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। अगरबत्ती जलाने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में वह इस ली नान से हार गया। ये वह मैच था जिसे मैंने देखा था। ली नान ने एक रहस्यमयी गोली निगल ली, बेहद क्रूर हो गया और चेन ज़ीहेंग पर सीधे हमला कर दिया। चेन ज़ीहेंग से जुड़े मैच के बारे में स्पिरिट इंट्रानेट पर खूब चर्चा हुई। अफसोस की बात है कि प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कुलीन छात्रों की रणनीतियों को उजागर होने से रोकने के लिए दाओ कॉलेज ने रिकॉर्डिंग को लीक होने से बचाने के लिए दोगुनी मेहनत की। जैसे ही कोई वीडियो मिला, अपराधी को तुरंत सजा दी गई। इसलिए कोई फुटेज उपलब्ध नहीं थी। जब तक कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मैच नहीं देखता, तब तक कोई भी मैच प्रक्रिया को नहीं देख सकता था। चर्चा पढ़ते समय वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि चेन ज़ीहेंग की साधना पहले ही भौतिक मोहर चरण को पार कर चुकी थी, पल्स संवर्धन चरण तक पहुंच गई थी। वह स्पष्ट रूप से कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी वह कीमिया संकाय से हार गया था। यहाँ कई कुलीन लोग हैं, मुझे सतर्क रहने की ज़रूरत है, वांग बाओले ने सोचा, जैसे उसे कोई गहरा एहसास हो गया हो। कुछ और पोस्ट पढ़ने के बाद उसका ध्यान अचानक एक और पोस्ट पर गया। झाओ यामिंग, जो कीमिया संकाय में वनस्पति प्रमुख प्रीफेक्ट झेंग लियांग के खिलाफ गया था, ने 3 सांसों में एक गठन इकट्ठा किया और दूर चला गया। झेंग लियांग ने हार स्वीकार कर ली। इस ट्रेड पर कई लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्हें झाओ यामिंग की चालें समझ में नहीं आईं। हालांकि एरे फॉर्मेशन संकाय के कुछ छात्र थे जिन्होंने बताया कि 3 सांसों में फॉर्मेशन बनाने वाला कोई व्यक्ति पूरे एरे फॉर्मेशन संकाय में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस खबर ने एरे फॉर्मेशन संकाय में उत्साह जगाया और पूरे स्पिरिट इंट्रानेट में तेजी से फैल गया। एरे फॉर्मेशन संकाय के छात्रों से स्पष्टीकरण पढ़ने के बाद वांग बाओले ने चिंतित नज़र से देखा। झाओ यामिंग, वांग बाओले ने आइस स्पिरिट वाटर की बोतल नीचे रख दी। स्पिरिट इंट्रानेट पर पोस्ट किए गए संदेशों को लेकर वह तनाव में था। वास्तव में चर्चा में आए लोगों के अलावा अन्य कुलीन वरिष्ठ छात्र भी थे जो अचानक सामने आए थे, और वे सभी मजबूत दावेदार थे। अगला मैच कल होगा और ज्यादा समय नहीं है। प्रतियोगिता के परिणाम ने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता को प्रभावित किया। वांग बाओले चाहे कितने भी आश्वस्त क्यों न हो, वे आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते थे। स्पिरिट इंट्रानेट को बंद करने के बाद उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया ताकि वे शीर्ष स्थिति में रहें। एक दिन ऐसे ही बीत गया। जब सभी मैच समाप्त हो गए, तब भी इथरियल दाओ कॉलेज और स्पिरिट इंट्रानेट पर चर्चाएं कभी समाप्त नहीं हुईं, और यदि कुछ हुआ भी तो और भी प्रमुख हो गईं।
बहुत जल्दी दूसरा दिन आ गया। मैच शुरू होने से 1 घंटे पहले वांग बाओले को सूचना मिली कि ड्रॉ शुरू हो गए हैं। उसने अपनी आंखें खोली और अपना भाग्य निकाला। एरे फॉर्मेशन संकाय में 9वां फाइटिंग रिंग। मुझे चुनौती देने वाला भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? वांग बाओले हंसे। ड्रॉ समाप्त होने के बाद उन्होंने अपना समय तय किया और रिंग में जल्दी जाने का फैसला करने के बाद वे अपने गुफा निवास से बाहर निकल आए। वे जल्दी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए जहां एरे फॉर्मेशन संकाय स्थित था। ये पहली बार था जब वांग बाओले एरे फॉर्मेशन संकाय में थे। ये स्थान कीमिया और धार्मिक आयुध संकाय से अलग था। वास्तुकला से लेकर प्राकृतिक वातावरण तक पूरे संकाय में एक व्यवस्था सी लग रही थी। यहाँ तक कि आसपास की वनस्पति भी बेतरतीब ढंग से नहीं उगाई गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें एक आभा है जिसका वर्णन वांग बाओले नहीं कर सकते। एक में मिलकर काम करना। कुछ कदम चलने के बाद वांग बाओले ने गहरी सांस ली। उसे वह वाक्य मिल गया जो पूरी तरह से वर्णन कर सकता था कि वह क्या महसूस कर रहा था। ये पूरे एरे फॉर्मेशन संकाय द्वारा दिया गया आभा था। अगर कोई एरे फॉर्मेशन संकाय से बाहर का व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता तो ऐसा लगता था कि उसे पूरे शिखर द्वारा बुरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। यह एक अवर्णनीय, दबावपूर्ण भावना थी। यह विशेष रूप से तब था जब उसने देखा कि आसपास की चट्टानों में बची हुई स्पिरिट क्यूई उनके चारों ओर बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि कई क्षेत्र पहले से ही एरे फॉर्मेशन से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बलपूर्वक दबाया जा रहा था ताकि वे फट न जाएं। इस एरे फॉर्मेशन संकाय के लोगों को बेतरतीब ढंग से एरे बनाने की आदत नहीं हो सकती है न? ऐसा क्यों लगता है कि हर जगह खतरा छिपा हुआ है? अगर मैं भविष्य में एरे फॉर्मेशन संकाय से किसी से मिलूं तो मुझे सावधान रहना चाहिए। ये लोग हर जगह जाल बिछाते हुए साजिश कर रहे हैं। वांग बाओले चलते समय भी सतर्क थे। इस वजह से जब वह 9वें फाइटिंग रिंग में पहुंचा तो मैच शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था। जैसे ही वह दिखाई दिया उसने तुरंत फाइटिंग रिंग के बाहरी हिस्से से देख रहे छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे सभी उसकी ओर देखने लगे और जैसे ही वे आश्चर्य में लड़खड़ाए, वांग बाओले ने अपनी बाहें पीठ के पीछे करके तेजी से सीधे रिंग में छलांग लगा दी। उसने अभी खुद को संभाला ही था कि आसपास से फुसफुसाहटें आने लगीं। तो वांग बाओले इस मैच में भाग ले रहा है। इस लड़के के प्रतिद्वंद्वी ने पहले मैच में हार मान ली थी। इस बार मुझे आश्चर्य है कि उसके खिलाफ कौन जाएगा। चर्चाओं से भरपूर वांग बाओले ने ध्यान आकर्षित किया। उसने कई तरह की भावनाएं महसूस की। भले ही वह कम प्रोफाइल रखता था, लेकिन उसे लगा कि उसका आकर्षक रूप अनिवार्य रूप से जहां भी जाता है वहां हलचल पैदा करता है। इसलिए उसने दर्शकों का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि बहुत अचानक दूर से एक उत्साहित दहाड़ फैली और जैसे ही यह गूंजी एक आकृति उभरी। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि यह कुछ दूरी पर है, लेकिन ये पास आ गया और तेजी से रिंग में आ गया। वांग बाओले, मेरे प्रतिद्वंद्वी आप हैं। हाँ, स्वर्ग वास्तव में देख रहा है और यह मेरे भाग्य का परिणाम है। यह एक लंबे बालों वाला युवक था जो एक छात्र के दाववादी वस्त्र पहने हुए था। वह उत्तेजित था और आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान लगा रहा था। जैसे ही उसने रिंग में कदम रखा वह उत्साह से चिल्लाया। इस हंसमुख उत्साही युवक को देखकर वांग बाओले एक पल के लिए भ्रमित हो गया और उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसे युवक के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह हिचकिचाते हुए बोलने लगा। सहपाठी, तुम कौन हो? मैं दाओ ज्ञानोदय संकाय से हूँ। वांग बाओले, वहीं खड़े रहो और हिलो मत। मुझे कुछ घंटों के लिए दाओ ज्ञानोदय प्राप्त करने दो। चिंता मत करो, इस बार जीत तुम्हारी है। युवक अपने शब्दों में अपना उत्साह छिपा नहीं सका। उत्साह से वह वांग बाओले की ओर आगे बढ़ा। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे वे एक समान कदम पीछे हट गए जैसे कि वे प्रेतबाधित हो गए हों। दाओ ज्ञानोदय संकाय, हे भगवान, वास्तव में दाओ ज्ञानोदय संकाय से कोई था जो शीर्ष 2000 में जगह बना पाया। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि वांग बाओले भी अविश्वसनीय था। उन्हें भगाया नहीं जा सकता। वांग बाओले, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। अपने उत्साह में युवक ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और वांग बाओले की ओर दौड़ा। यह पागल प्रारंभिक स्क्रीनिंग में कैसे पास हो गया? मैच शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन वह पागल युवक सीधे उस पर टूट पड़ा। जो शिक्षक रिंग के बाहर देख रहे थे वे तुरंत खड़े हो गए, लेकिन जब उन्होंने जो होने वाला था उसे रोकने का प्रयास किया तो युवक ने अचानक अपना सिर घुमाया और व्यंग्यात्मक ढंग से चिल्लाया, शिक्षकों, मैं दांव पर खुद को प्रबुद्ध कर रहा हूँ। जैसे ही उसने बात की, शिक्षकों को समझ में नहीं आया कि हंसें या रोएं। वे सभी अपनी जगह पर रुक गए और युवक को रोकने का प्रयास छोड़ दिया। जैसे ही वह पास आया, युवक दहाड़ने लगा। जो कुछ भी उसके सामने आ रहा था उसके प्रति उसके निडर रवैये ने दर्शकों को भ्रमित कर दिया। हमारे यहाँ एक पागल है। वांग बाओले ने घूर कर देखा और जैसे ही युवक उसके पास पहुंचा उसने उसे सीधे लात मार दी। धमाका! शक्तिशाली लात ने दाओ ज्ञानोदय संकाय से पागल को भारी रूप से फर्श पर गिरा दिया।
प्रभाव के बाद दाओ ज्ञानोदय संकाय से युवक के चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पेट की ओर देखा, बिना कुछ बोले फर्श पर बैठा रहा, मानो वह दाओ ज्ञान प्राप्त कर रहा हो। वांग बाओले ने जो कुछ हुआ उसे देखा और क्षण भर के लिए उसे बहुत डर लगा। दर्शकों, जिनमें शिक्षक भी शामिल थे, की आंखें मंच पर जमी हुई थीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वह वास्तव में दाव पर खुद को प्रबुद्ध करने में सफल हो गया हो, है न? मैंने उसे केवल एक लात मारी। जब वांग बाओले ने इस बात पर विचार किया कि युवा की दाव ज्ञान प्रक्रिया को बाधित किया जाए या नहीं, तो दाव ज्ञान संकाय के इस युवा ने अचानक अपना सिर उठाया, हंसते हुए ऊपर की ओर देखा। उसे अब अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं थी और वह मुड़ा, सीधे अखाड़े से कूद गया, पागलों की तरह हंसते हुए दूर भाग गया। उसकी हंसी सुनकर और उसकी पीठ को देखते हुए वांग बाओले ने अपना हाथ उठाया और जोर से बोला, सहपाठी, क्या तुम ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो गए हो? हालांकि दाओ ज्ञानोदय संकाय का युवा हर चीज से बेखबर लग रहा था, क्योंकि वह पागलों की तरह हंसता रहा, बिना अपना सिर घुमाए दूर चला गया। अरे, क्या जवाब देने से आपकी जान चली जाएगी? तो क्या आप ज्ञानोदय प्राप्त करने में सफल हुए या नहीं? वांग बाओले को अपनी हताशा महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इथरियल दाओ कॉलेज को दाओ ज्ञानोदय संकाय की आवश्यकता क्यों है। ये स्पष्ट रूप से पागलों के लिए एक संकाय था। जैसे ही उसने युवा को अपनी किक के बल पर वास्तव में दाओ ज्ञानोदय प्राप्त करने की संभावना और प्रभावों के बारे में सोचा, वांग बाओले को तुरंत परेशानी महसूस हुई। उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और निराश होकर रेफरी कर रहे शिक्षकों की ओर देखा। शिक्षकों, पागल चला गया है। इस मैच का फैसला क्या है? तीनों शिक्षकों ने अपने चेहरे पर अजीब भावों के साथ वांग बाओले को देखा। परिणाम की घोषणा करने से पहले वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वांग बाओले विजेता हैं। अरे, ये दाओ ज्ञानोदय संकाय से कोई क्यों होना चाहिए था? गुफा निवास में लौटने के बाद वांग बाओले को दूसरा मैच जीतने का उत्साह महसूस नहीं हुआ। वह बस वहां बैठा रहा, बहुत परेशान। वह पागल, क्या वह वास्तव में दाओ ज्ञानोदय में सफल हुआ? वांग बाओले को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। वह बेहद बेचैन था और चीजों को खोजने के लिए जल्दी से स्पिरिट इंट्रानेट पर चला गया। उसे दूसरे मैचों के नतीजों की भी परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान दाओ ज्ञानोदय संकाय से संबंधित पोस्ट पर था। उसने लंबे समय तक ब्राउज किया और जब कुछ भी अप्रिय होने का कोई संकेत नहीं मिला, तभी वह थोड़ा शांत हुआ। हालांकि वह अभी भी अस्थिर था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दी। मुझे अब ज्यादा परवाह नहीं है। अगर वह वास्तव में सफल हुआ और दाओ ज्ञानोदय संकाय के लोग आए और अनुरोध किया कि मैं उन्हें मारूं, तो मैं उनका अनुरोध पूरा करूंगा। मुझे बस उन्हें मारना है न? ये सोचते हुए वांग बाओले को इस विचार पर बहुत गर्व था। इसलिए उसने ध्यान करने के लिए शेष समय का लाभ उठाया। बहुत जल्दी तीसरा दिन आ गया और उसने अपना तीसरा मैच शुरू किया। इस बार अखाड़ा ट्रैप संकाय में स्थित था। एक हद तक ट्रैप संकाय में धार्मिक आयुध संकाय के साथ समानताएं थीं। कठपुतलियों से संबंधित क्षेत्रों में ट्रैप संकाय को धार्मिक आयुध संकाय की तुलना में अधिक विशिष्ट माना जा सकता है। जाल बिछाने के मामले में अगर ट्रैप संकाय और धार्मिक आयुध संकाय एक साथ आते हैं तो मारक क्षमता बढ़ जाती है। मोटे पूर्वजों, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे भविष्य के प्रतिद्वंद्वी दाओ ज्ञानोदय संकाय से कोई भी न हो। वांग बाओले ने अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की, क्योंकि वह अखाड़े की ओर बढ़ रहा था। हालांकि दाओ ज्ञानोदय संकाय से एक प्रतिद्वंद्वी होना लगभग स्वचालित रूप से जीत हासिल करने जैसा था, लेकिन इसके परिणाम निर्धारित करना मुश्किल था, इसलिए वह आसान जीत नहीं चाहता था। शायद उसके मोटे पूर्वजों ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी, क्योंकि जब वह ट्रैप संकाय में अखाड़े में पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली, मैच के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और दर्शकों की बातचीत सुनी। जब तक ये दाओ ज्ञानोदय संकाय से पागल नहीं है, तब तक कुछ भी हो सकता है। तीसरा मैच शुरू होने वाला था। वांग बाओले और उनके प्रतिद्वंद्वी के अखाड़े की ओर बढ़ने वाले हर कदम के साथ भीड़ का उत्साह आसमान छू रहा था। वांग बाओले, लीनान, ये डार्क हॉर्स लीनान है जो चेन ज़ीहेंग के खिलाफ विजयी हुआ। ये लीनान पहले ही लगातार 2 मैच जीत चुका है। उसका आखिरी प्रतिद्वंद्वी एरे फॉर्मेशन संकाय का एक वरिष्ठ छात्र हेड प्रीफेक्ट था, जिसे उसने पहली बार की तरह अपनी गोलियों का उपयोग करके हराया। ये निश्चित रूप से उनके और वांग बाओले के बीच एक करीबी और भयंकर लड़ाई होने जा रही है। इस मैच की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि दर्शकों ने इस जोड़ी पर टिप्पणी की। वांग बाओले और लीनान दोनों ही प्रमुख पात्र थे जिन्होंने अपने पिछले 2 मैच जीते थे। उनकी लड़ाई निश्चित रूप से प्रत्याशित मैच थी, इसलिए अन्य संकायों के लड़ाई के मैदानों से भागते हुए कई अन्य दर्शक वहां एकत्र हुए। मैदान पर लीनान, जो अभी अभी आया था, ने वांग बाओले को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह बस सीधा बैठ गया, अपने पैरों को क्रॉस किया और बंद आंखों से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वह बेहद दुर्जय लग रहा था और वांग बाओले, जो उसके साथ अभिवादन का आदान प्रदान करना चाहता था, आश्चर्यचकित था।
क्या ये शुरुआती चाल चलने का उसका तरीका है? वांग बाओले ने ली नान पर नजर डालते हुए बुदबुदाया। उसने अपनी छाती फुला ली, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। ठीक इसी तरह तीनों शिक्षकों द्वारा मैच शुरू करने की घोषणा के समय एक बैठा हुआ और एक खड़ा हुआ, दोनों ने मैच शुरू किया, पृष्ठभूमि में दर्शकों की बढ़ती संख्या के साथ। जिस क्षण मैच शुरू होने की घोषणा की गई, ली नान ने अपनी आंखें खोली, एक ठंडी, शक्तिशाली नज़र दिखाई दी। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक लाल रंग की गोली तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के ली नान ने गोली को वांग बाओले के सामने वाले क्षेत्र की ओर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ गोली फट गई। जैसे ही यह एक फैलते हुए लाल कोहरे में बदल गई, ली नान के बाएं हाथ में एक और गोली दिखाई दी। उसने इसे एक ही कौर में निगल लिया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। शुरू में वह पहले से ही पल्स एनरिचमेंट चरण में था, लेकिन अब जब वह अचानक विकसित हो गया था तो उसकी ताकत आसमान छू रही थी। उस क्षण उसकी रक्त क्यूई ऊंची उठ गई, सभी दिशाओं में फैल गई। यहाँ तक कि उसकी रक्त क्यूई के प्रभाव से भ्रामक तूफान भी पैदा हुए, जिससे हर जगह तबाही मच गई। ये सब मैच के शुरू होने के संकेत देने वाले शब्द स्टॉट की ध्वनि समाप्त होने से पहले ही हो गया। ये घटनाएं एक के बाद एक लगातार होती रहीं, जिससे सभी दर्शक गहरी सांस लेने लगे। यहाँ तक कि तीनों शिक्षक भी इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए। ली नान ने क्या कमाल किया! पहले ये जहरीली गोली थी, उसके बाद एक ऐसी गोली जिसने उसकी योग्यता में सुधार किया। मैंने सुना है कि उसने अपनी सभी गोलियां खुद बनाई हैं। दर्शकों की प्रशंसा से ली नान मुस्कुराया और तीव्र गति से सीधे वांग बाओले की ओर बढ़ा। वांग बाओले की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसके चारों ओर लाल रंग का जहरीला कोहरा उसे सतर्क कर रहा था, और ली नान, जिसने अभी अभी गोली निली थी, के प्रभावशाली तरीके ने उसकी सतर्कता की भावना को और बढ़ा दिया। भयानक! हालांकि क्या इसे धोखा माना जाता था? वांग बाओले देख सकता था कि ली नान, जिसने अभी अभी गोली निली थी, ने गति और शक्ति दोनों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया, जिससे वह तेज और शक्तिशाली बन गया। इसलिए जवाब में वांग बाओले की नज़र घूम गई और वह जोर से दहाड़ते हुए वापस लौटा और अपनी गति को बढ़ाते हुए तेजी से ली नान की ओर बढ़ा। ली नान ठहाके लगाकर हंसा। भले ही वह हेड प्रीफेक्ट नहीं था, लेकिन उसकी बढ़ाने वाली गोलियों ने उसे एक फ़ायदा दिया। उसे लगा कि अगर वह हेड प्रीफेक्ट बनना चाहता है तो यह एक आसान उपलब्धि होगी। अभी हालांकि वह रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका पाने के लिए दृढ़ था, लेकिन वह अलग दिखना भी चाहता था। वांग बाओले, धार्मिक आयुध संकाय के हेड प्रीफेक्ट, आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि मेरे साथ तुम एक बदमाश के अलावा कुछ नहीं हो। ली नान ने सोचा, अपनी गति बढ़ाते हुए, अपनी पूरी क्षमता को उजागर करते हुए, चुपचाप हंसते हुए। जैसे जैसे उसका रक्त क्यों आगे फैलता गया, वह और भी प्रभावशाली होता गया, जिससे हर दर्शक चौंक गया। अचानक जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे, ली नान ने धीमी आवाज में गुर्राहट की, वांग बाओले, तुम हारना तय हो। जैसे ही ली नान ने कहा, उसकी मुट्ठी बाहर निकली और उसकी हथेली में छिपी गोली कुचल गई। तुरंत उसकी मुट्ठियों से हरे रंग का कोहरा निकला, जो डराने वाले अंदाज में अनगिनत छोटे सांपों की तरह फैल गया। हालांकि जैसे ही वह पास पहुंचा, वांग बाओले ने अपना दाहिना हाथ भी उठाया। उसकी हथेली से एक सुनहरी चमक एक सुरक्षा कवच की तरह फैल गई। धार्मिक कलाकृतियों से खुद को बचाना, ये बेकार है। मुझे देखने दो कि तुम्हारी धार्मिक कलाकृतियां मेरे हमलों का कितनी बार सामना कर सकती हैं। ली नान जोर से हंसा, अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वे शारीरिक रूप से एक दूसरे से संपर्क में आए, वह सुरक्षात्मक दिखने वाली सुनहरी चमक वांग बाओले ने फेंक दी। वह खुद को बचाने के लिए चमक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि ली नान को घेरने के लिए कर रहा था। ये धार्मिक कलाकृति खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई गई है, वांग बाओले ने खुशी से कहा। तुरंत ली नान पर चमकने वाली सुनहरी किरण तुरंत एक बड़ी सुनहरी घंटी में बदल गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे ली नान अंदर फंस गया। उसी समय वांग बाओले ने कोई विराम नहीं लिया। उसने जल्दी से कई मोतियों को उठाया जो सुनहरी चमक दे रहे थे और उन्हें फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ गोल्डन बेल शील्ड में कई अन्य प्रतिबंधात्मक परतें जुड़ गईं, जिसने ली नान को घेर लिया। उन कुछ पलों में अखाड़े पर बैठी गोल्डन बेल शील्ड एक विशाल प्रकाश बल्ब की तरह चमक रही थी। उस दृश्य ने आसपास खड़े सभी दर्शकों और शिक्षकों को स्तब्ध कर दिया। उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि पता चला, ये वांग बाओले ही थे जो बहुत अप्रत्याशित थे। किसी के लिए, जिस क्षण उन्होंने सुरक्षात्मक सुनहरी चमक देखी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा होगा कि इसका उपयोग आत्मसुरक्षा के लिए किया गया था। बहुत कम लोगों ने उम्मीद की होगी कि वांग बाओले द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी पर किया जाना था। उसने वास्तव में इस सुरक्षात्मक धार्मिक कलाकृति को एक रोकथाम धार्मिक कलाकृति में बदल दिया था, जिससे ली नान उसमें फंस गया। इसका भी एक उपयोग है।
वास्तव में वान बाओले के दिमाग में धार्मिक कलाकृति का इस तरह से उपयोग करने के लिए क्या आया? क्या ये घृणित नहीं है? मुझे लगता है कि धार्मिक कलाकृति के बिना भी ली नान वान बाओले के बराबर प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। जब दर्शक आश्चर्य में थे तो ली नान, जो सुनहरी चमक में फंस गया था, अपने आश्चर्य से उबर गया और बेहद क्रोधित हो गया। वान बाओले, तुम बहुत ही घृणित हो। अगर तुम में क्षमता है तो मुझसे सीधे लड़ो, उसने धीमी आवाज में गुर्राते हुए कहा और सभी दिशाओं में सुनहरी चमक पर हमला किया, सुरक्षा कवच को नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि ये बहुत मोटा था क्योंकि वान बाओले ने इसे इस हद तक मजबूत कर दिया था कि ली नान के लिए थोड़े समय में इसे तोड़ना संभव नहीं था। ली नान की गुस्से भरी चीखें सुनकर वान बाओले ने अपना गला साफ किया। उसे अपनी बुद्धि और इस समाधान के बारे में सोचने की अपनी क्षमता पर गर्व था। अपने हाथों को फिर से अपनी पीठ के पीछे रखते हुए वह धर्मी और गंभीरता से बोलने लगा। मैं धार्मिक आयुध संकाय से हूँ। स्वाभाविक रूप से हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और हम शारीरिक लड़ाई की वकालत नहीं करते हैं। हम जीत हासिल करने के लिए धार्मिक कलाकृतियों पर निर्भर हैं। क्या तुम उन गोलियों को खाने से दुर्जय नहीं हो गए? मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई प्रभावी समय सीमा नहीं है। मैंने तुम्हें वहां फंसा लिया है और मैं तुमसे लड़ने से पहले तुम्हारी गोलियों के असर के खत्म होने तक इंतजार करूंगा। वान बाओले के बोलने के बाद वह सीधा बैठ गया, अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्नैक्स का एक बैग निकाला और ली नान को देखते हुए उन्हें चबाना शुरू कर दिया। दृश्य और उसके शब्दों ने दर्शकों के चेहरे के भाव बदल दिए और घृणा के भाव प्रकट किए। उन्हें लगा कि अगर धार्मिक आर्मामेंट संकाय के अन्य छात्र कहते हैं कि वे कमज़ोर हैं तो ये स्वीकार्य है, लेकिन वान बाओले के उन शब्दों को सुनकर वे यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए कि वान बाओले बहुत नीच है। वह कमज़ोर। वह 3 दिनों तक लावा चैम्बर में रहा और यहाँ तक कि कॉम्बैट संकाय के लोग भी गति के मामले में उसका मुकाबला नहीं कर पाए। यह आदमी शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि कॉम्बैट फैकल्टी के शिक्षकों ने भी खेदजनक टिप्पणी की है कि वान बाओले गलत फैकल्टी में प्रवेश कर गया है। क्या वह वास्तव में लड़ाई के बीच में नाश्ता कर रहा है? रेफरी भी नहीं समझ पाए कि हंसें या रोएं। उन्होंने ली नान को दयनीय दृष्टि से देखा, जो बिना किसी संकेत के उस सुनहरी चमक पर अनियंत्रित रूप से हमला कर रहा था जिसमें वह फंस गया था। ली नान पागल हो गया था। उसने शाप दिया, लेकिन हर बार जब वह एक सुनहरी चमक को नष्ट करने में कामयाब होता तो वान बाओले अपने हाथ की एक लहर के साथ इसे एक और परत के साथ मजबूत करता, जैसे कि यह संदेश देने की कोशिश कर रहा हो कि चाहे ली नान कितनी भी तेजी से ढाल पर हमला करे, वह वान बाओले के पास मौजूद धार्मिक खजानों की संख्या का मुकाबला नहीं कर सकता। यह विशेष रूप से तब हुआ जब वान बाओले ने ली नान के लगातार हमलों को देखा। उसने दसियों मोतियों को वापस लिया, उन्हें ली नान को दिखाया, ये संदेश देते हुए कि भागने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। घृणित। उन मोतियों को देखते हुए ली नान के माथे पर नीली नसें उभर आईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह हताश था क्योंकि उसे लगा कि उसकी गोलियों का असर खत्म हो रहा है और उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। आखिरकार उसे ठंडा पसीना आने लगा और कोई दूसरा विकल्प न होने पर वह गुस्से से बोलने लगा। मैं हार मानता हूँ। ली नान का गुस्सा चरम पर था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उन वृद्धि की गोलियों को लगातार नहीं लिया जा सकता था, खासकर तब जब वे सभी साइड इफेक्ट के साथ आती थीं। अगर गोलियों का इस्तेमाल दूसरे संकायों के लोग करते तो उनका निश्चित रूप से मजाक उड़ाया जाता। केवल कीमिया संकाय के छात्र जो व्यक्तिगत रूप से निर्मित गोलियों का उपयोग कर रहे थे स्वीकार्य थे। मूल रूप से उसने शीर्ष 1000 में उभरने के लिए पूरे मैच में इस गोली का उपयोग करने की योजना बनाई थी। अपने पिछले 2 मैचों में वह खुद को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अपनी चालों में निर्दयी और उग्र भी रहा था। उसने सब कुछ सोच समझ कर किया था, वान बाओले को हराने और उस जीत पर सवार होकर खुद को प्रसिद्धि दिलाने की योजना बनाई थी। उसने खुद को असफलता के लिए भी तैयार किया था, लेकिन उसने सोचा था कि कोई भी असफलता वान बाओले द्वारा उसे शारीरिक रूप से हराने के रूप में आएगी। इस तरह वह तर्क दे सकता था कि वान बाओले ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति के कारण ही जीत हासिल की थी। वह कीमिया संकाय से था, इसलिए गोलियों का उसका उपयोग वैध माना जाता था। दूसरी ओर धार्मिक आयुध संकाय के प्रधान प्रीफेक्ट ने अपने धार्मिक आयुधों के बजाय अपनी मुट्ठियों पर भरोसा किया था। यह मुद्दा पेचीदा और हल करने में मुश्किल था क्योंकि टूर्नामेंट के लिए इसके बारे में कोई उचित सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा अगर कोई जीवन मरण की लड़ाई में शामिल होता तो भी कोई नियम नहीं होता। हालांकि थोड़े समय के लिए दर्शकों के सामने खेलना प्रभावी और संभव था। यह उसकी अपनी प्रसिद्धि के लिए मददगार ही होता। उसकी योजना शानदार थी, लेकिन वान बाओले अप्रत्याशित थे। उन्होंने धार्मिक आयुध संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विस्तृत और शास्त्रीय मैच को प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षात्मक धार्मिक कलाकृतियों का रचनात्मक रूप से उपयोग किया। ली नान केवल हार स्वीकार कर सकते थे। जब मैच समाप्त हो गया तो इथरियल दाओ कॉलेज के स्पिरिट इंट्रानेट पर इस बारे में चर्चाओं की बाढ़ आ गई। पोस्ट की संख्या अन्य मैचों के बारे में चर्चाओं से कहीं अधिक थी। वान बाओले घृणित थे। हम कीमिया संकाय से अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। ये सही है।
अगर वह अपनी असली क्षमताओं का इस्तेमाल करता तो यह समझा जा सकता था। इसके बजाय उसने हमारे प्रतियोगी को कीमिया संकाय से फंसाया। यह क्या है? क्या वह सोचता है कि वह एरे फॉर्मेशन संकाय से है? कीमिया संकाय के कई लोगों ने वांग बाओले को निष्पक्ष नहीं खेलने के लिए दोषी ठहराया। मैच में इस्तेमाल की गई वांग बाओले की रणनीति ने कीमिया संकाय के छात्रों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें डर से लकवा मार गया क्योंकि उसने अन्य संकायों को कीमिया संकाय के खिलाफ जाने का एक उदाहरण दिया था। दूसरी ओर धार्मिक आयुध के छात्र सभी उत्साहित थे। वे सभी कीमिया संकाय की टिप्पणियों के खिलाफ तर्क देते थे क्योंकि सुरक्षात्मक धार्मिक कलाकृति का वैकल्पिक उपयोग सरल प्रतीत होता था, जिसे पहले दूसरों द्वारा संक्षेप में सुझाया गया था। हालांकि अधिकांश लोग केवल खुद को बचाने के लिए इसका उपयोग करने के बारे में सोच सकते थे क्योंकि यह एक गहरी जड़ वाली पूर्वधारणा थी। इसलिए मैच की तात्कालिकता में अपनी मानसिकता को बदलने और धार्मिक कलाकृतियों का पूरी क्षमता से उपयोग करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जो कहने से ज़्यादा आसान था। हमारे हेड प्रीफेक्ट ने कीमिया संकाय को हराने में धार्मिक कलाकृतियों का उपयोग करके वैधानिक कार्य किया। आपको किसने बताया कि एक सुरक्षात्मक धार्मिक कलाकृति का उपयोग केवल अपने आप पर ही किया जा सकता है? खुश रहें कि यह सिर्फ डाउ कॉलेज द्वारा आयोजित एक टूर्नामेंट था जिसने आपको ये समझने का मौका दिया कि धार्मिक कलाकृतियों का एक अलग तरीके से उपयोग करना कितना उपयोगी और शक्तिशाली हो सकता है। यदि आप वास्तविक जीवन मृत्यु की लड़ाई से मिलते तो आप में से किसी के पास शिकायत करने का समय नहीं होता। कितना हास्यास्पद है! मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को धार्मिक कलाकृतियों के लचीले उपयोग के लिए अपमानित किया गया हो। कीमिया संकाय ने जो गोलियां खुद बनाई वे आपके संकाय को जीत नहीं दिला पाईं और आप दोष हम पर डालकर परेशानी पैदा करने आए। क्या यही बात है? ये देखकर कि धार्मिक आयुध संकाय के छात्र उसके लिए कैसे खड़े थे, वांग बाओले प्रसन्न हुए। अपने गुफा निवास में अपना पेट रगड़ते हुए वह खुश था क्योंकि उसे लगा कि वह अभी भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। सभी ने जो समर्थन दिया है वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है, हेड प्रीफेक्ट। दोनों पक्षों के बीच बढ़ती गर्मागर्म चर्चा के बीच टूर्नामेंट का चौथा मैच आया जो रहस्यवादी क्षेत्र में किसी के प्रवेश को निर्धारित कर सकता था। इस मैच में वांग बाओले का अखाड़ा दाओ ग्यानोदे संकाय में स्थित था। जब वह दाओ ग्यानोदे संकाय में दिखाई दिया तो तुरंत ही हलचल मच गई। दाओ ग्यानोदे संकाय के अन्य क्षेत्रों में किसी की भी रुचि नहीं थी। दाओ ग्यानोदे संकाय के लगभग सभी छात्र उस क्षेत्र के चारों ओर एकत्र हुए थे जहां वांग बाओले प्रतिस्पर्धा करेंगे। वे सभी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गए और वांग बाओले को घूरते हुए दाओ ग्यानोदे प्राप्त करना शुरू कर दिया। वांग बाओले ने दाओ ग्यानोदे संकाय द्वारा उसे दिए गए अवांछित ध्यान के प्रति अनभिज्ञता का दिखावा किया। बहुत जल्दी मैच के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी प्रकट हुआ। वह व्यक्ति हट्टा कट्टा था। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह था जो एक प्रभावशाली वाइब दे रहा था जो एक दमनकारी शक्ति में बदल गया। वह अपने आसपास के वातावरण को अपने साथ लेकर आया था जिससे दबाव की लहरें पैदा हो रही थीं। मैं सोंग पिनलोंग हूँ, कॉम्बैट संकाय के स्ट्रेंथ हॉल से हेड प्रीफेक्ट। नमस्ते, हट्टा कट्टा युवक ने भावहीन तरीके से अखाड़े में कदम रखते हुए अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया उसने जो प्रभावशाली आभा छोड़ी वह तुरंत गायब हो गई। हालांकि जितना अधिक यह इस तरह से दिखाई दिया उतना ही अधिक सोंग पिनलोंग अप्रत्याशित लगने लगा। ये तूफान से पहले की शांति की तरह था। जब उसने वांग बाओले की ओर देखा तब भी उसकी निगाह झील की तरह शांत थी। वांग बाओले भी असामान्य रूप से गंभीर हो गया। दाओ ग्यानोदे संकाय के प्रति अपनी बेचैनी को दबाते हुए वह महसूस कर सकता था कि सोंग पिनलोंग एक साधारण चरित्र नहीं था। पल्स एनरिचमेंट शिखर पर उसकी दक्षता और साधना ने उसे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी बना दिया जो अब तक टूर्नामेंट में मिले सभी लोगों से आगे निकल गया। एक हद तक भले ही सोंग पिनलोंग की तुलना काले रंग के पुरुषों का नेतृत्व करने वाले उस बुजुर्ग से नहीं की जा सकती थी जिनसे वह पॉइंट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में मिला था, वह काले रंग के पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था जो पल्स एनरिचमेंट शिखर पर थे। दूसरे शब्दों में पॉइंट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में काले रंग के पुरुषों में से अधिकांश अलग अलग मूल के लोग थे। जहां तक सोंग पिनलोंग का सवाल है तो वह कॉम्बैट फैकल्टी के हेड प्रीफेक्ट में से एक बन सकता है। इसका मतलब है कि उसकी साधना और क्षमता दोनों ही दाओ कॉलेज में चरम पर पहुंच चुकी थी। धार्मिक आयुध के हेड प्रीफेक्ट वांग बाओले यहाँ हैं। मैं आपसे सीखने के लिए उत्सुक हूँ। वांग बाओले ने गहरी सांस ली और मुट्ठियां बांधकर अभिवादन का जवाब दिया। मैंने बहुत समय से सुना है कि हेड प्रीफेक्ट वांग बाओले के पास भयानक धार्मिक कलाकृतियां हैं और साथ ही एक आश्चर्यजनक लड़ाई क्षमता भी है। आज मैं स्कूलमेट वांग की लड़ाई कौशल को चुनौती देना चाहूंगा और सोच रहा था कि क्या आप धार्मिक कलाकृतियों का उपयोग करने के लिए बख्श सकते हैं। चलो मांस और खून की लड़ाई करते हैं। जिस क्षण सोंग पिनलोंग ने अपनी बात पूरी की ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक भारी तलवार में बदल गया हो जिसे उसके म्यान से निकाल दिया गया हो। उसकी नज़र तेज हो गई और वह आगे बढ़ गया। ये 7 चरणों की एक श्रृंखला थी, प्रत्येक पिछले एक से अधिक चौड़ा था।
उसके चलते ही जमीन हिल गई और दाओ ज्ञानोदय संकाय के छात्र जो देख रहे थे सभी ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उनके दिमाग सदमे से गूंज रहे थे। सोंग पिनलोन का हर कदम उसके रौबदार अंदाज में और इजाफा करता गया। अपने आखिरी कदम पर उसका ब्लड क्यों बढ़ गया। शारीरिक रूप से वह वैसा ही दिख रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक विशालकाय में बदल गया है। सुनामी की तरह उसने अचानक वांग बाओले की ओर एक मुक्का मारा। सुनामी मुक्का। उसके पीछे तुरंत एक विशाल महासागर का भ्रम दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुक्के ने समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया हो जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। आसपास खड़े शिक्षक सभी क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। उस पल वांग बाओले की नज़र तेज हो गई। लड़ने की उसकी इच्छा बढ़ गई थी क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों को उसके लिए वार्म अप भी नहीं माना जा सकता था। उसने ज़रा भी नहीं हिचकिचाया, न ही उसने कोई धार्मिक कलाकृतियों का इस्तेमाल किया, बल्कि वह आगे बढ़ने लगा, एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। ज़रूर। बोलते समय उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और ठीक उसी समय सोंग पिनलोन की तरह मुक्का मारा जिस समय वह उसके पास आया था। सोंग पिनलोन पहले से कहीं ज्यादा एकाग्र था। उसकी शक्ति 1/3 बढ़ गई और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से जुड़ गईं, जोरदार धमाका हुआ और उनके नीचे की जमीन चटक गई। चट्टान और मलबा सभी दिशाओं में उड़ गया। सोंग पिनलोन के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया क्योंकि उसे लगा कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर दौड़ रही है और उसे घेर रही है। तीव्र कंपन में उसे कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने वांग बाओले को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसकी निगाहें आश्चर्य से भरी हुई थीं। तुम बहुत ताकतवर हो, उसके दिमाग में बस यही ख्याल था। वांग बाओले भी बेकाबू होकर पीछे की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही रुक गया। जैसे ही उसकी नज़र सोंग पिनलोन से मिली, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। युद्ध की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई क्योंकि वह अविश्वसनीय गति से उछला और जवाबी हमला किया। सोंग पिनलोन सिर ऊंचा करके हंसा। न केवल वह पीछे नहीं हटा बल्कि उसके दिल में लड़ने की इच्छा भी जाग उठी जो उसके दिल से निकल रही थी। उस पल दोनों फिर से युद्ध में थे। जैसे ही धमाकों की आवाज़ फैली, दोनों ने सिर्फ 10 सांसों में 100 से ज्यादा मुक्के मारे। भले ही उन्हें पीछे धकेला गया लेकिन वे तुरंत फिर से आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि कॉम्बैट संकाय के 2 व्यक्तियों के बीच उसी अखाड़े में मुकाबला हो रहा हो। दर्शकों ने जो देखा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दाओ ज्ञानोदय संकाय के छात्रों के अलावा अन्य संकायों के छात्र भी दर्शक थे। वे सभी चकित होकर देखते रहे। हालांकि यह खबर थी कि वांग बाओले की युद्ध क्षमताएं बहुत अधिक हैं, लेकिन वे धार्मिक आयुध संकाय से नहीं थे और उन्हें अच्छी समझ नहीं थी। जब उन्होंने वांग बाओले की चाल देखी तो वे सभी बहुत ही हैरान रह गए। ये वांग बाओले वास्तव में सक्षम है। पूरी तरह से अपनी युद्ध क्षमताओं के आधार पर वह वास्तव में अपने धर्म के खजाने का उपयोग किए बिना भी युद्ध संकाय को प्रभावी ढंग से दबा सकता है। क्या वह युद्ध संकाय से है या धार्मिक आयुध संकाय से? इस समय युद्ध संकाय के शक्ति हॉल के प्रमुख प्रीफेक्ट सोंग पिनलोन वांग बाओले के लगातार हमलों के कारण स्पष्ट रूप से हार रहे थे। उनके मुंह के कोने से लाल रक्त बह रहा था जबकि वांग बाओले सुरक्षित थे। दर्शकों ने देखा, जमे हुए सोंग पिनलोन ने अपनी गति बढ़ाते हुए हमला किया। ऐसा लग रहा था कि उसने पहचान लिया था कि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी गति बढ़ाते हुए अपनी रहस्यमय तकनीक को सक्रिय किया। उसने अपने पूरे शरीर पर प्रहार करने के लिए अपना हाथ भी उठाया ताकि उसकी गति और बढ़ सके। अपने लाल शरीर के साथ वह धीमी गर्जना के साथ वांग बाओले की ओर बढ़ा। दूर से ऐसा लगता है जैसे एक लाल चील अपने शिकार पर झपट्टा मार रही हो। गति। वांग बाओले की नज़र पल भर के लिए चमक उठी। आत्मा वसा के अवशोषण के माध्यम से महान शून्य क्यू भक्षण कला पर भरोसा करते हुए उसकी साधना बढ़ गई थी। उसने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि खुद की साधना करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने से वह अपने क्षेत्र में साथियों से शारीरिक रूप से आगे निकल सकता है। अब उसने भक्षण बीज को सक्रिय नहीं किया था, न ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना शुरू किया था। चूंकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने पूरी तरह से अपनी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का अनुरोध किया था, इसलिए वांग बाओले भी उसकी क्षमताओं और पल्स संवर्धन के स्तर को देखने में रुचि रखते थे। उसने एक गहरी सांस ली जिससे उसकी गति बढ़ गई। वह तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जैसे ही उसकी गति चरम पर पहुंची, उसने छलांग लगा दी और सीधे सोंग पिनलोन को लात मार दी। पहले से ज्यादा तेज धमाका हुआ। सोंग पिनलोन के मुंह से खून की धार बह निकली और उसका शरीर पीछे की ओर फेंका गया। इस बार वह मैदान के बाहर गिरा और सीमा से 10 फीट दूर जाकर रुक गया। खून की एक और घूंट उल्टी करते हुए वह पीला पड़ गया। हालांकि उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने फिर से मुट्ठियां बांधकर मैदान में खड़े वांग बाओले को स्वीकार किया। तुम अपनी प्रसिद्धि के हकदार हो, मुझे यकीन है वांग बाओले। जब मैं अपनी सच्ची सांस पा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुमसे फिर से लड़ूंगा। अपनी बात पूरी करने के बाद सोंग पिनलोन जाने के लिए मुड़ा।
मैदान पर वांग बाओले ने सॉन्ग पिनलोन की पीठ की ओर देखा। उसने सॉन्ग पिनलोन के प्रति बहुत सम्मान महसूस किया क्योंकि वह देख सकता था कि सॉन्ग पिनलोन एक ऐसा व्यक्ति था जो मार्शल आर्ट के लिए समर्पित था। मेरे प्रतिद्वंद्वी अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं अंतिम मैच में किससे मिलूंगा। वांग बाओले ने आखिरकार आराम किया और वह भी दाओ ग्यानो दे संकाय छोड़ने के लिए मुड़ा। मैच समाप्त होने के बाद स्पिरिट इंट्रानेट पर विभिन्न दावेदारों के स्कोर अपडेट किए गए। अब तक 4 मैचों में 100 से ज़्यादा लोग विजयी हुए हैं। इन 100 प्रतियोगियों में से हर एक ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि चूंकि उन्होंने पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए यह पहचानना मुश्किल था कि कौन बेहतर है। ये वास्तव में दाओ कॉलेज द्वारा एक जानबूझकर की गई व्यवस्था थी, क्योंकि टूर्नामेंट का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति को चैंपियन बनाना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि शीर्ष 1000 में कौन है। हालांकि यही इरादा था, दाओ कॉलेज के छात्र अभी भी संकाय द्वारा दावेदारों के परिणामों का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने अंततः एक रैंकिंग तैयार की और सूची में सभी की लड़ने की क्षमताओं का अनुमान लगाया। सूची में सबसे ऊपर बैठा नाम कोई वरिष्ठ छात्र नहीं था, न ही वह वांग बाओले था। ये झाओ यामिंग था। उसकी चालें बहुत अप्रत्याशित थीं। शुरू से अंत तक उसे सेकंडों में एक सरणी बनाने के लिए बस अपने हाथ की एक लहर की जरूरत थी। चाहे कोई भी उसके खिलाफ गया हो, वे उसके चंगुल से बच नहीं पाए। उसे दूसरा हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी सरणी संरचना में फंस गए थे। अंततः हार मान ली जब वे दमनकारी बल का सामना नहीं कर सके। उसके कोई भी प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं थे। ये दावेदार जो चौथे दौर में पहुंच गए थे, भले ही वे एक ही संकाय के हेड प्रीफेक्ट थे, 3 सांसों में हार गए। नतीजतन झाओ यामिंग की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वह इन हाल के वर्षों में ही थरियल दाओ कॉलेज के सभी छात्रों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली थी। झाओ यामिंग के अलावा झुओ युफान और कई बेहतरीन वरिष्ठ छात्रों ने भी लगातार सभी 4 मैच जीते, लेकिन उनकी प्रसिद्धि झाओ यामिंग की तुलना में कुछ भी नहीं थी। हालांकि वांग बाओले ने भी लगातार 4 मैच जीते थे, लेकिन वे पिछले 3 मैचों में गंभीर नहीं थे, इसलिए उनकी रैंकिंग उच्च नहीं थी। वे झुओ युफान और कई अन्य से पीछे थे। हालांकि चौथे मैच में उनकी हालिया जीत के साथ उनकी रैंकिंग कई छात्रों द्वारा बढ़ाई गई थी। इन लोगों के लिए 5 में से 5 मैच जीतना आसान काम होगा। आने वाले अंतिम मैच में मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि इन 100 में से कौन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगा। ये सही है, ये तभी सच्ची लड़ाई मानी जाती है जब वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। अगर वे हार भी जाते हैं तो भी उन्हें रैंकिंग मिलेगी। बस इतना है कि कोई भी स्वेच्छा से हारना नहीं चाहेगा। हर कोई आने वाली लड़ाइयों का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वह अंतिम मैच आ ही गया जो किसी की रैंकिंग और रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता निर्धारित करता है। वांग बाओले के 5वें मैच का अखाड़ा नंबर 1 था, जो कॉम्बैट संकाय के भीतर स्थित था। वांग बाओले अपनी चरम अवस्था में थे। जब वे अखाड़े में पहुंचे और दिखाई दिए तो सभी छात्र दर्शकों की नज़रें उन पर टिकी थीं। उन्होंने देखा कि वांग बाओले कदम दर कदम अखाड़े के पास पहुंच रहे थे। जब उन्होंने आखिरकार अखाड़े पर अपना पैर रखा, तब भी दर्शकों की तरफ से कोई फुसफुसाहट या चर्चा नहीं हुई। हालांकि अचानक दूर से आश्चर्य और हैरानी के भाव फैल गए। हे भगवान, वांग बाओले का प्रतिद्वंद्वी, यह झाओ यामिंग। जब भीड़ में हलचल मच गई तो सुंदर झाओ यामिंग अपने हेड प्रीफेक्ट दाओइस्ट लबादे में कई अन्य छात्रों के साथ धीरे धीरे विपरीत दिशा से आ रही थी। जब उसने वांग बाओले को अखाड़े में खड़ा देखा तो शांत और सुंदर झाओ यामिंग ने एक जिज्ञासु नजर डाली। झाओ यामिंग को देखकर वांग बाओले ने क्षण भर के लिए चौंक कर कहा, ये वही है। वह अनुमान लगा रहा था कि वह अपनी यात्रा के दौरान अखाड़े में किससे मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में झाओ यामिंग से मिलेगा। वास्तव में जिस व्यक्ति से वांग बाओले को सबसे अधिक डर लग रहा था, वह झाओ यामिंग थी। वांग बाओले ने झाओ यामिंग की व्यूहरचना क्षमताओं को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन स्पिरिट इंट्रानेट पर लोगों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर उसे यह एहसास हुआ कि यह कितना विचित्र और भयावह हो सकता है। या तो मैं बदकिस्मत हूँ या वह बदकिस्मत है, वांग बाओले ने खुद से कहा। जब झाओ यामिंग आखिरकार अखाड़े में उतरी तो दोनों ने एक दूसरे को सीधे देखा। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, दर्शकों का उत्साह बेकाबू हो गया और हर दिशा में फैल गया। तुरंत ही स्पिरिट इंट्रानेट पर मैच की कई खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। आखिरकार झाओ यामिंग की प्रसिद्धि उसके पिछले 4 मुकाबलों के बाद आसमान छू रही थी, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। वांग बाओले भी बेहद मशहूर थे, इसलिए उनकी मुलाकात ने लोगों में बहुत उत्साह पैदा किया। वांग बाओले और झाओ यामिंग के बीच का मैच शायद इस टूर्नामेंट के सभी मैचों में सबसे रोमांचक है। वांग बाओले धार्मिक कलाकृतियों का उपयोग करने में माहिर हैं और उनका भौतिक शरीर कॉम्बैट फैकल्टी के हेड प्रीफेक्ट के हमलों का सामना कर सकता है। दूसरी ओर झाओ यामिंग रहस्यमय और अप्रत्याशित है और उसे अपने पिछले 4 मैचों में से किसी में भी जीतने के लिए दूसरे हमले का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी।
क्या कोई शर्त लगाना चाहता है कि कौन जीतेगा? मेरी शर्त वांग बावले पर है। हाँ, मेरी शर्त झाओ यामिंग पर है, मेरी देवी। जैसे ही पूरा दाव कॉलेज भड़क गया, लगातार 4 मैच जीतने वाले लोग, जैसे कि झुओ इरफान, भी इस मामले की खबर सुनने लगे। उनमें से कुछ पहले ही अपने विरोधियों से मिल चुके थे, जबकि जो नहीं मिले थे वे सभी राहत की सांस ले रहे थे। वांग बावले की तरह अन्य दावेदार भी झाओ यामिंग से मिलना नहीं चाहते थे। हालांकि वांग बावले एक और व्यक्ति थे जिनसे वे अखाड़े में मिलने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। ये बहुत अच्छा है कि ये दो राक्षस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं 5 में से 5 मैच जीत सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह मैच जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं खुद उनकी लड़ाई देखने जा सकूं। यहाँ तक कि दाव कॉलेज के शिक्षक, साथ ही डीन और चांसलर, सभी कॉम्बैट संकाय के भीतर स्थित अखाड़े की ओर बढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि वे मैच को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अप्रत्याशित स्थिति न हो। जैसे जैसे दर्शकों की संख्या बढ़ती गई, मैच की अध्यक्षता कर रहे शिक्षकों को भी तनाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। दोनों व्यक्तियों को देखते हुए, जो चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, उन्होंने आखिरकार धीमी, गंभीर आवाज में लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। घोषणा के साथ सभी तुरंत शांत हो गए, अपना सारा ध्यान जोड़ी पर केंद्रित कर दिया। ये देखते हुए कि झाओ यामिंग जब से अखाड़े में कदम रखा है, तब से वह एक बार भी पलकें झपकाए बिना शांति से उसे देख रहा था, वांग बावले ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। अरे झाओ यामिंग, हम दोनों एक ही बैच से हैं और हम पहले से ही रैंकिंग में एक स्थान पर हैं। इसके अलावा मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। आपको क्या लगता है? चलो बस इस मैच को आराम से लेते हैं। मैं अगली बार आपको भोजन कराऊंगा। जब ये बेशर्मी भरे शब्द साइडलाइन से देख रहे दर्शकों ने सुने तो कुछ लोग हंस पड़े। कुछ ने वांग बावले को उपहास से देखा। वांग बावले के इस अप्रत्याशित कदम ने शिक्षकों को भी हैरान कर दिया। वांग बावले, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम शक्तिशाली हो। बहुत शक्तिशाली। झाओ यामिंग ने वांग बावले की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह गंभीर दिख रही थी और उसने वांग बावले को देखा और धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे पूरी ताकत से लड़ोगे? झाओ यामिंग की आवाज़ मधुर और मधुर थी, जो पूरे अखाड़े में गूंज रही थी। वांग बावले ने झाओ यामिंग को करीब से देखा और उसके दृढ़ संकल्प को महसूस किया। उसने एक पल के लिए सोचा और गंभीर हो गया। वांग बावले आमतौर पर एक मजाकिया व्यक्ति था, लेकिन वह जानता था कि जब कुछ लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों में पिछले मैच में कॉम्बैट फैकल्टी से मुकाबला करने वाला कट्टरपंथी और अभी उसके सामने खड़ा ये सीधा साधा झाओ यामिंग शामिल था। दरअसल वांग बावले को लगा कि झाओ यामिंग स्पष्ट रूप से कमज़ोर है और शारीरिक रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि झाओ यामिंग एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है। खतरे का यह एहसास वैसा ही था जैसा उसने काले कपड़ों में पुरुषों का नेतृत्व कर रहे बुजुर्ग से मिलने पर महसूस किया था। जन्म से ही एक आत्मा शरीर। वांग बावले ने उस समय के बारे में सोचा जब यह महिला दाव कॉलेज में आई थी। उसने स्पिरिट इंट्रानेट पर बहुत धूमधाम और चर्चा की थी। धीरे धीरे वांग बावले के भीतर युद्ध की इच्छा विकसित हुई और उसने सहमति में सिर हिलाया। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। झाओ यामिंग मुस्कुराने लगी और उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, सीधे वांग बावले की ओर उंगली उठाई। उसकी हरकत से आसपास में मौजूद स्पिरिट क्यूई इकट्ठा हो गई, जिससे एक अदृश्य भंवर बन गया। वांग बावले के हाव भाव बदल गए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे की ओर दौड़ लगाई, सीधी रेखा में नहीं बल्कि झाओ यामिंग की ओर एक घुमावदार रास्ते में। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झाओ यामिंग ने एक जिज्ञासु नज़र डाली, अपने दाहिने हाथ की पतली उंगलियों को ऊपर उठाते हुए। जैसे ही उसने उसी पल कसकर पकड़ लिया, उसकी पकड़ के साथ कहीं से एक जोरदार धमाका हुआ। स्पिरिट क्यूई से बना वह अदृश्य भंवर तुरंत झाओ यामिंग द्वारा किसी रहस्यमय तरीके से एक सरनी संरचना में बदल गया। पतली हवा से एक सरनी संरचना ने वांग बावले को अंदर से फंसा लिया। उस पल वांग बावले के चारों ओर मौजूद स्पिरिट क्यूई एक अदृश्य तूफान में फट गई, जो सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे वांग बावले को अपने रास्ते और अपनी सांस दोनों में रुकने पर मजबूर होना पड़ा। जब उसने आसपास देखा तो उसे केवल एक कोहरा दिखाई दे रहा था और बाहरी दुनिया अब दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके पिछले 4 मैचों के प्रतिद्वंद्वी हार गए। वह वास्तव में स्पिरिट क्यूई को एक सरनी संरचना में इकट्ठा कर सकती थी। यह एक घटिया चाल है। अन्य छात्र झाओ यामिंग की चालों को समझ नहीं पाए, लेकिन चूंकि वांग बावले को ग्रेट वॉर्ड क्यूई भक्षण कला में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह स्पिरिट क्यूई के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, जिससे वह उसके कृत्य को समझ गया। अभी अपनी आंखों में चमक के साथ वांग बावले ने स्पिरिट क्यूई के प्रति अपनी संवेदनशीलता में अपने आत्मविश्वास के आधार पर जल्दी से एक ऐसा क्षेत्र खोज लिया जहां स्पिरिट क्यूई कमजोर थी। 5 क्षेत्र। स्पिरिट क्यूई में कमजोर क्षेत्रों को पहचानने के बाद, जिन्हें तेज गति से मजबूत किया जा रहा था, वांग बावले ने मुक्का मारने के लिए दौड़ लगाए।
उसी समय उसके स्टोरेज ब्रेसलेट से कई धार्मिक कलाकृतियां बाहर फेंकी गईं, जो उसके चारों ओर गिर गईं। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, हर देखने वाला छात्र हैरान रह गया, क्योंकि वे स्पिरिट क्यूई से बने सरणी गठन के बाहर मैच देख रहे थे। ये फिर से वही चाल है। पिछले 4 मैचों में झाओ यामिंग ने सरणी गठन को बुलाने के लिए अपने हाथ लहराकर अपने विरोधियों को फंसाया था। झाओ यामिंग इतना शक्तिशाली है कि वांग बाओले भी व्यूहरचना में फंस गया है। जब छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे, चांसलर और अन्य शिक्षक, विशेष रूप से व्यूहरचना संकाय के डीन, सभी ने आश्चर्य से झाओ यामिंग की ओर देखा। झाओ यामिंग एक आत्मा शरीर के साथ पैदा हुई थी, जिसने उसे व्यूहरचना के अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों से आगे निकलने की असाधारण क्षमता दी। यदि उसे और तैयार किया जाता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में संघ की कुलीन बन जाएगी। जहां तक वांग बाओले की बात है, वह भी एक और प्रमुख व्यक्ति है, लेकिन वह झाओ यामिंग की तुलना में कहीं नहीं है। जब व्यूहरचना डीन ने अपना वाक्य समाप्त किया तो धार्मिक आयुध संकाय से गोटे, जो पास में खड़ा था, ने धीमी आवाज में कहा, यह बस एक कठिन शुरुआत थी। एक बार धार्मिक आयुध संकाय तैयार हो जाने के बाद आपकी व्यूहरचनाएं बेकार हो जाएंगी। दोनों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अब जबकि उनके सबसे प्रिय छात्र युद्ध में थे, तुरंत एक बहस उभरी। चांसलर, जो किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे, ने वांग बाओले की चालों को देखा और प्रत्याशा से भर गए। इतने कम समय में ये देख पाना कि स्पिरिट क्यू कहाँ कमजोर है, ये दर्शाता है कि स्पिरिट क्यू के प्रति वांग बाओले की संवेदनशीलता भी बहुत अधिक है। अखाड़े में झाओ यामिंग हैरान थे कि वांग बाओले इतने संवेदनशील और नोटिस करने में तेज थे। सरणी गठन के कमजोर क्षेत्रों को वांग बाओले ने सफलतापूर्वक पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया था और उन्हें हमेशा मौजूद खामियों में बदल दिया जा रहा था। झाओ यामिंग की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, सीधे वांग बाओले की ओर इशारा करते हुए। ये पहली बार था पूरे टूर्नामेंट में जब उन्होंने दूसरी चाल चली थी। लगभग उसी समय जब झाओ यामिंग ने अपनी चाल चली, वांग बाओले के इर्द गिर्द स्पिरिट क्यूई सरणी संरचना तुरंत डगमगाने लगी। जैसे जैसे सरणी संरचना आगे बढ़ी, वांग बाओले ने शुरू में जिन 5 कमजोर जगहों की पहचान की थी, वे धुंधली होने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। जैसे जैसे सरणी संरचना घूम रही थी, स्पिरिट क्यूई साथ साथ बह रही थी, जिससे सभी कोनों में दमनकारी बल पैदा हो रहा था। दमनकारी बल जैसे जैसे घूम रहा था, वैसे वैसे और भी मजबूत होता जा रहा था और सीधे वांग बाओले की ओर लहरों के रूप में पहुंच रहा था। वांग बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी आस्तीन को उछाला और तुरंत एक जेड पेंडेंट निकाला। स्पिरिट बलों ने जेड पेंडेंट में घुल मिल गए, जिससे उसमें एक बैंगनी चमक पैदा हुई जो एक छोटे बैंगनी ड्रैगन में बदल गई। जैसे ही ड्रैगन ने एक शांत दहाड़ लगाई, सभी कोनों में मौजूद दमनकारी बल दबने लगा। चून की इस स्थिति से बाहर निकलना एक चुनौती है, मैं इसके खिलाफ इसकी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जब उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया तो एक इंद्रधनुषी स्पिरिट स्टोन तुरंत दिखाई दिया। अपना सिर नीचे करके उसने व्यू रचना से फैल रही दमनकारी शक्ति को अनदेखा किया और स्पिरिट स्टोन पर शिलालेख लिखना शुरू कर दिया। उसके कार्यों ने दर्शकों को चकित कर दिया और वे सभी आश्चर्य में डूब गए। वांग बाओले शिलालेख उकेर रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि वह धार्मिक कलाकृतियां बनाने का इरादा रखता है? वह ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट कनेल बना सकता है। क्या स्पिरिट कनेल व्यू रचना को तोड़ सकता है? जैसे जैसे छात्र आगे पीछे चर्चा करते गए, चांसलर और अन्य संकाय सदस्य प्रभावित हुए। गोटी विशेष रूप से खुश था, उसकी आंखें चमक उठीं और उसका मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। दूसरी ओर व्यू रचना संकाय के डीन ने चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अपनी आंखों के सामने दृश्य को देखते हुए झाओ यामिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके हाथ लहराते हुए उसने और अधिक व्यू रचनाएं तैनात कीं। यह उसकी तीसरी चाल थी, लेकिन उस पल बहुत अचानक वांग बाओले, जो सरणी संरचना के भीतर फंस गया था, ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके हाथों में इंद्रधनुषी आत्मा पत्थर अब बड़ी संख्या में शिलालेखों से ढका हुआ था। थोड़े समय में उसने पहले ही 3000 से ज्यादा शिलालेख उकेर दिए थे। उन शिलालेखों को बेतरतीब ढंग से नहीं उकेरा गया था, उनमें से हर एक आत्मा क्यूई के एकत्रीकरण से संबंधित था। अधिक सटीक रूप से इसे वांग बाओले द्वारा बनाया गया एक साधारण आत्मा कनेल माना जा सकता है। यह आत्मा कनेल वास्तव में कोई धार्मिक कलाकृतियां नहीं बना सकता था। इसका एकमात्र उपयोग आसपास की सभी आत्मा क्यूई को इकट्ठा करना था। इसके अलावा चूंकि 3000 से ज्यादा शिलालेख एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे, इसलिए आत्मा क्यूई का संचय अधिकतम हो गया था और आत्मा कनेल सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही फट जाएगा। हालांकि वांग बाओले के लिए एक बार ही काफी था। सक्रिय करें, वांग बाओले ने अपनी धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ में मौजूद आत्मा पत्थर को सीधे फर्श पर दबा दिया।
परिणाम चाहे जो भी हो, भले ही पत्थर टूट जाए, वह इसे अपनी सारी दबी हुई स्पिरिट क्यूई को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहता था। पत्थर पर मौजूद हलचल वाले शिलालेखों का उपयोग करके स्पिरिट क्यूई को यथासंभव दूर तक फैलाना चाहता था। क्षण भर में स्पिरिट स्टोन से एक चमकदार इंद्रधनुषी रंग की किरण निकली। पत्थर पर लिखे शिलालेख भी चमक रहे थे, जो एक तीव्र चूषण बल में बदल रहे थे, जो एक जोरदार धमाके के साथ सभी दिशाओं में निकल रहा था, सीधे सन्नी गठन से गुजरते हुए बाहरी दुनिया में जा रहा था। तुरंत पूरा क्षेत्र एक विशाल भंवर में बदल गया, जिसने कॉम्बैट फैकल्टी चोटी के चारों ओर मौजूद सभी स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया। भंवर के साथ साथ जबरदस्त कंपन भी थे। सभी दिशाओं से स्पिरिट क्यूई अशांत रूप से भाग रही थी, सीधे क्षेत्र में बने भंवर में। भले ही वांग बाओले भंवर के भीतर था, लेकिन स्पिरिट क्यूई सन्नी गठन भी मौजूद था। वांग बाओले के इर्द गिर्द बनी सन्नी संरचना एक हद तक उथल पुथल करने वाली स्पिरिट क्यूई की शक्ति को रोकने वाली एक सुरक्षा कवच थी। यह एक नाजुक ब्रेकवाटर की तरह था जो दुर्घटनाग्रस्त लहरों के प्रभाव को झेल रहा था। चाहे वह कितनी भी मजबूत और मजबूत क्यों न हो, वह शक्तिशाली लहरों का सामना नहीं कर सकती थी। तभी दर्शकों को समझ में आया कि क्या हो रहा था, और वे प्रतिक्रिया में चौंक गए। वांग बाओले बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। उसका मुक्त होने का तरीका वास्तव में एक शिलालेख से भरा स्पिरिट कनेल बनाना था, जो सभी स्पिरिट क्यूई को इकट्ठा कर सकता था ताकि सन्नी संरचना को अलग करने के लिए उसकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। कितना सरल! उसने ये कैसे सोचा? चांसलर भी प्रभावित हुए, और वांग बाओले के लिए उनकी प्रशंसा उनकी आंखों में ही प्रकट हो गई। गोटी ने दिल खोलकर हंसा, जबकि एरे फॉर्मेशन संकाय के डीन के चेहरे पर एक बुरा भाव था। वास्तव में वांग बाओले ने अपने भक्षण बीज के कारण ही इस समाधान के बारे में सोचा था। यदि वह अपने भक्षण बीज की अवशोषण क्षमताओं को प्रकट नहीं करना चाहता था, तो उसे एरे फॉर्मेशन को संभालने के लिए इतनी परेशानी से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। परिवर्तनों की यह श्रृंखला धीमी प्रतीत हुई, लेकिन वास्तव में जिस क्षण वांग बाओले ने स्पिरिट स्टोन को दबाया, उस क्षण से लेकर स्पिरिट क्यूई के दुर्घटनाग्रस्त तरंगों की तरह फटने तक का कुल समय अविश्वसनीय रूप से कम था। अखाड़े पर खड़ी झाओ यामिंग के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसे इसे रोकने और स्थिति को उलटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं, और वह पीछे हट गई। जिस क्षण वह पीछे हटी, तुरंत एक उत्साहपूर्ण दहाड़ उठी। आसपास की आत्मा क्यूई, जो शांत महासागर के समान थी, ने अपनी तीव्र शक्ति से सन्नी संरचना द्वारा बनाए गए प्रतिरोध को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे वांग बाओले के चारों ओर की सन्नी संरचना परत दर परत टूटती गई, वह अब बल का सामना नहीं कर सकी और तुरंत नष्ट हो गई। उसी क्षण वांग बाओले उभरे। उसके पीछे चून की आत्मा क्यूई अब दबा हुआ नहीं था, ये सीधे इंद्रधनुष आत्मा पत्थर में अवशोषित हो गया। आत्मा पत्थर में एक मजबूत अवशोषण बल था, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक बलों का सामना नहीं कर सका। आखिरकार इसका केवल अवशोषण कार्य था। इस प्रकार यह अंततः फट गया। एक जोरदार धमाके के साथ अखाड़े की जमीन लाखों टुकड़ों में टूट गई। वांग बाओले ने अपने चारों ओर अपनी सभी सुरक्षा को सक्रिय कर दिया, और इंद्रधनुष आत्मा पत्थर से निकलने वाली प्रेरक शक्ति पर सवार होकर उसकी गति दोगुनी हो गई। बिजली की एक किरण की तरह वह तेजी से झाओ यामिंग के पास पहुंचा और अपनी दाहिनी मुट्ठी से उस पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। इस प्रतिशोध की यह गति, साथ ही टूटते हुए सन्नी गठन के प्रभाव ने छात्रों की सोच से कहीं अधिक थी। झाओ यामिंग को बहुत झटका लगा। जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर उड़ा, उसने अपने हाथ से मुहरें बनाना शुरू कर दिया। तुरंत सन्नी गठन की परतें उसके सामने दिखाई दी, जिसने वांग बाओले के मुक्के को रोक दिया। धमाका! झाओ यामिंग का चेहरा पीला पड़ गया। सन्नी गठन द्वारा बलों को अवरुद्ध करने के साथ वह तुरंत पीछे हट गई, और वांग बाओले द्वारा मुक्त होने के बाद फेंके गए आश्चर्यजनक मुक्के से सफलतापूर्वक बच गई। हालांकि वांग बाओले को युद्ध में समृद्ध अनुभव था। जिस क्षण झाओ यामिंग ने झुककर देखा, उसके बगल में छोटा बैंगनी ड्रैगन दहाड़ता हुआ झाओ यामिंग की ओर बढ़ा। उसी समय वांग बाओले के स्टोरेज ब्रेसलेट में चमक दिखाई दी और दर्जनों उड़ती हुई तलवारें उभरीं, जो सीधे झाओ यामिंग की ओर बढ़ रही थीं। उड़ती हुई तलवारें तेज और विशेष रूप से तीखी थीं, हवा में टूट रही थीं और उड़ते समय तीखी आवाजें पैदा कर रही थीं। झाओ यामिंग की सांसें तेज थीं। उसे उड़ती तलवारों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि छोटे बैंगनी ड्रैगन की उपस्थिति ने उसे खतरे में डाल दिया। तुरंत उसने अपने आपस में जुड़े हुए हाथों को आगे बढ़ाया, आसपास की स्पिरिट क्यूई को खींचा और उन्हें इकट्ठा किया। स्पिरिट क्यूई एक अदृश्य विशाल हाथ में बदल गई, जो सीधे छोटे बैंगनी ड्रैगन पर जा गिरी। जैसे ही शोर गूंजा, छोटा बैंगनी ड्रैगन उड़ती तलवारों के साथ गायब हो गया। हालांकि उस पल वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उड़ती हुई तलवारों की ओर इशारा किया, जो सभी दिशाओं में बिखरी हुई थीं। तलवारें तुरंत कांप उठीं, मानो वे एक बार फिर वांग बाओले के नियंत्रण में हों। वे अपनी गति में रुक गईं और फिर घूमकर सीधे झाओ यामिंग की ओर उड़ गईं। ये सब देखकर झाओ यामिंग सदमे में जम गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
दर्शक, जिनमें शिक्षक, डीन और चांसलर शामिल थे, सभी आश्चर्य में डूब गए और खामोशी से सांस लेने लगे। तलवार कीनेसिस। वह वास्तव में तलवार कीनेसिस द्वारा उन्हें नियंत्रित कर रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? प्राचीन मार्शल क्षेत्र में जो सबसे अधिक किया जा सकता है वह एक उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करना है। दर्जनों तलवारों को नियंत्रित करना निश्चित रूप से असंभव है। जब दर्शक सदमे में थे, झाओ यामिंग को संभावित मौत का एक मजबूत खतरा महसूस हुआ। उसने गलत फैसला किया था। उड़ती हुई तलवारें, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगी, सबसे बड़ा संकट बन गईं। ये तथ्य कि वांग बाओले इतनी चतुराई से उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित कर सकता है, उसकी उम्मीदों से परे था। यहाँ तक कि जब प्राचीन मार्शल क्षेत्र में एक विशेषज्ञ एक उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करता है, तो वे लचीले ढंग से इसकी दिशा को प्रभावित नहीं कर सकते। दर्जनों तलवारों के मामले में आमतौर पर जो सबसे अधिक किया जा सकता था, वह उन्हें हिलाने के बाद एक सीधी रेखा में उड़ाना था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर चांसलर और अन्य प्रमुख व्यक्ति युद्ध को रोकने का प्रयास करते हुए आगे बढ़े। हालांकि उस समय झाओ यामिंग की दोनों आंखों में एक नीली चमक दिखाई दी, जो एक रत्न की तरह थी। अंदर से एक अजीब सी हलचल फैल गई, जिससे वांग बाओले को झटका लगा। उसी क्षण अदृश्य स्पिरिट क्यूई चारों ओर बह रही थी, जो बहुत ही अशांत हो गई। झाओ यामिंग के केंद्र बिंदु के साथ यह आसमान की ओर बढ़ता हुआ एक तूफान बन गया। जैसे ही उड़ती हुई तलवारें एक बार फिर सभी दिशाओं में उड़ती हुई भेजी गईं, झाओ यामिंग उभरी। तूफान के बढ़ने के साथ वह पूरी गति से वांग बाओले के पास पहुंची। अपने हाथों की मुहरों का उपयोग करते हुए स्पिरिट क्यूई तूफान फिर से एक प्रभावशाली तरीके से कई सरणी संरचनाओं में बदल गया। वांग बाओले की सांस रुक गई। चाहे वह तूफान था या सरणी संरचना, आसपास के छात्र उन्हें देखने में असमर्थ थे। भले ही उन्होंने इसे महसूस किया हो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। हालांकि वांग बाओले के लिए ये कांच की तरह साफ था। भले ही वह इसे दृष्टिगत रूप से नहीं देख सकता था, स्पिरिट क्यूई के प्रति अपनी संवेदनशीलता के आधार पर उसने पहले से ही अपने दिमाग में सटीक दृश्य की कल्पना कर ली थी। उस मानसिक छवि में झाओ यामिंग का स्पिरिट क्यूई तूफान प्रचंड हो रहा था। झाओ यामिंग के पास आते ही बहुत बड़ी संख्या में व्यूह रचनाएं बन रही थीं, जो उस पर हमला कर रही थीं। झाओ यामिंग की आंखों से परावर्तित नीली चमक बेहद भयावह थी, मानो उसने अपना आत्मबोध खो दिया हो, जिससे एक डरावनी अनुभूति हो रही थी जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इस गंभीर संकट में वांग बाओले ने दृढ़ निश्चय की एक तेज हवा दी। मूल रूप से उसने भक्षण करने वाले बीज का उपयोग जीवन मृत्यु की लड़ाई के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया था, लेकिन इस बार यह जरूरी लग रहा था। जैसे ही वांग बाओले ने अपना कदम उठाने की तैयारी की, चांसलर प्रकट हुए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और झाओ यामिंग द्वारा बनाए गए दमनकारी बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक दमनकारी बल को बुलाने के लिए जोर से दबाया। इसने सीधे झाओ यामिंग और वांग बाओले को उनकी स्थिति में जकड़ दिया। ठीक है, यह मैच खत्म हो गया। इस समय व्यूह रचना संकाय के डीन और गोटी तेजी से पास आए। उन्होंने अपने संकाय से हेड प्रीफेक्ट को पकड़ लिया और उन्हें अलग कर दिया। जैसे ही वे पीछे की ओर बढ़े, चांसलर ने दमनकारी बल को वापस लेने के लिए अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया। झाओ यामिंग की आंखों में नीली चमक गायब हो गई और वह तुरंत बेहोश हो गई। वांग बाओले को भी ठंडा पसीना आ गया। झाओ यामिंग की आंखों से नीली चमक को देखकर उसे बहुत डर लगा। यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर मौजूद स्पिरिट क्यूई भी अस्थिर हो गई। शुक्र है कि भक्षण करने वाले बीज की हल्की हरकतों ने स्पिरिट क्यूई को दबा दिया, जिससे वह शांत हो गई। झाओ यामिंग ने एक रहस्यमय कला का इस्तेमाल किया जो बेकाबू थी और इस प्रक्रिया में वह खुद को खो बैठी। उस रहस्यमय कला को तब तक निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह जीवन या मृत्यु की स्थिति न हो। चांसलर के रूप में मैं यह अनुमान लगाता हूं कि वांग बाओले इस मैच को जीतेंगे। चांसलर वांग बाओले की ओर देखने के लिए मुड़े। उनकी आंखों में अविश्वास की झलक दिख रही थी। उन्होंने उड़ती तलवारों के पीछे के रहस्य का अनुमान लगा लिया था और निष्कर्ष निकाला कि यह चुंबकत्व की शक्ति हो सकती है। यदि ऐसा था भी, तो भी उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि वांग बाओले ने उसे बार बार आश्चर्यचकित करने में खुद को पीछे छोड़ दिया था। मैच के समापन के साथ इथरियल दाओ कॉलेज का टूर्नामेंट अपने आधे रास्ते से आगे निकल गया था। इसके बाद कुछ अतिरिक्त मैच हुए, जो उन लोगों के बीच हुए जिन्होंने कुछ बचे हुए स्लॉट के लिए 3 मैच जीते थे। 70 दावेदारों ने अपने सभी 5 मैच जीते थे। उन 74 में से कई वरिष्ठ छात्र थे, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के छात्र अल्पसंख्यक थे। आखिरकार, चाहे वे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों, वे वरिष्ठ छात्रों की तुलना में अभी भी कमतर थे, जिन्होंने कई वर्षों तक अपने कौशल को निखारा था। इसलिए सभी 5 मैच जीतने वाले नए छात्रों की संख्या समूह का केवल 10% थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में चाहे वे 72 लोग कितने भी असाधारण क्यों न हो, वे केवल वांग बाओले और झाओ यामिंग के बीच हुए ग्राउंड ब्रेकिंग मैच की वजह से केवल साथी थे। वांग बाओले और झाओ यामिंग के बीच हुए मैच ने पूरे दाओ कॉलेज को हिलाकर रख दिया था, जिससे कई छात्र आश्चर्यचकित और चकित हो गए थे।
शुरू में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे कहानियां फैलती गईं और मैच का विशद वर्णन किया जाने लगा, जो लोग मैच नहीं देख पाए थे वे लोगों के वर्णन से इसके बारे में अपेक्षाकृत पूरी जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। भले ही उनका मैच सिर्फ मध्य बिंदु से आगे बढ़ा था और इसे एक हद तक पूरा नहीं माना गया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने जो युद्ध कौशल दिखाया उसने सभी को चकित कर दिया। यहाँ तक कि झो युफान जैसे अन्य दावेदार जिन्होंने सभी 5 मैच जीते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनकी भावनाएं अशांत थीं, क्योंकि किसी भी तरह की प्रतियोगिता हमेशा उत्तेजना को भड़काती है। वांग बाओले और झाओ यामिंग बहुत बेहतर थे। इस मैच में वांग बाओले और झाओ यामिंग दोनों ने जो तरीके और प्रतिक्रियाएं अपनाई, उनका सारांश स्पिरिट इंट्रानेट पर अनगिनत छात्रों ने दिया। चर्चाएं बहुत थीं और पूरा स्पिरिट इंट्रानेट गतिविधि से भरा हुआ था। नतीजतन अतिरिक्त अनुवर्ती मैच देखने वाले बहुत कम दर्शक थे। झाओ यामिंग की 3 सांसों के भीतर सरणी बनाने की विधि वास्तव में स्पिरिट क्यूई के हेरफेर के माध्यम से थी। उसका प्राकृतिक आत्मा शरीर व्यर्थ नहीं है। जब वह सच्ची सांस के दायरे में होती है तो स्पिरिट क्यूई के लिए उसकी संवेदनशीलता उसके साथियों से बहुत अधिक होगी। वांग बाओले भी प्रभावशाली हैं। वह वास्तव में स्पिरिट क्यूई को सभी दिशाओं से अवशोषित करने के लिए स्पिरिट कनेल को परिष्कृत करने पर निर्भर था, ताकि सरणी गठन अपने लिए एक रास्ता बनाने के लिए भीतर से विस्फोट हो जाए। वह वास्तव में धार्मिक आयुध संकाय के एकमात्र प्रमुख प्रीफेक्ट के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। इसके अलावा झाओ यामिंग की वांग बाओले के प्रतिशोध पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता एक मूल्यवान कौशल है जो शायद ही कभी देखा जाता है। असंख्य चर्चाओं में 2 बिंदु थे, 2 प्रमुख बिंदु जिन्होंने सभी को उत्साह से हिला दिया। पहला मैच के अंतिम क्षणों में झाओ यामिंग की आंखों में नीली चमक का उभरना था, और दूसरा वह निपुणता थी जिसके साथ वांग बाओले ने दर्जनों उड़ती तलवारों को नियंत्रित किया। ये 2 पहलू भी ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने सभी को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया। झाओ यामिंग का अंत में फटना एक गुप्त तकनीक होनी चाहिए जिसमें अपार शक्ति हो। वांग बाओले ने ऐसा क्या इस्तेमाल किया जिससे वह उड़ती तलवारों को इतनी फुर्ती से नियंत्रित कर सके? ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम प्राचीन मार्शल क्षेत्र में हासिल कर सकते हैं। अनगिनत चर्चाएं अंतहीन रूप से उभरीं। अतिरिक्त मैचों के खत्म होने के साथ इथरियल डाउ कॉलेज का टूर्नामेंट आखिरकार खत्म हो गया। शीर्ष 1000 दावेदारों की सूची तैयार हो चुकी थी और 3 दिन बाद इसकी घोषणा की जाएगी। वास्तव में सूची में नामों की घोषणा की गई या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं था। सूची बनने से बहुत पहले ऐसे लोग पहले से ही थे जिन्होंने स्पिरिट इंट्रानेट पर संचित अंकों का सारांश दिया था। हर कोई अपने दिल की गहराई में जानता था कि शीर्ष 1000 में कौन जगह बनाएगा। सभी में से सबसे ज्यादा निराश वे लोग होंगे जो 1000वें स्थान के ठीक बाद रैंक किए गए थे और जो अतिरिक्त मैचों में बाहर हो गए थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। कभी कभी एक कदम की छोटी सी दूरी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी की तरह लग सकती थी। मैचों के समापन के साथ दाओ कॉलेज में माहौल काफी हद तक जीवंत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई आखिरकार सांस ले सकता था और आराम कर सकता था। वांग बाओले ने झाओ यामिंग से लड़ने में खर्च की गई ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपने स्वयं के गुफा निवास में आराम करने का समय भी निकाला। हालांकि वह बाहर नहीं गया, बल्कि आराम करने के बाद भी मैच के अंतिम क्षणों में झाओ यामिंग के फटने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। उसकी आंखों में एक नीली चमक थी, ऐसा लग रहा था कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। ये भी निश्चित है कि रहस्यवादी तकनीक पहले से ही उससे कहीं ज्यादा है जिसे वह झेल सकती है। यही कारण है कि वह उसके बाद बेहोश हो गई। परिदृश्य का विश्लेषण करने के बाद भी वांग बाओले हिल गया था। अगर चांसलर ने मामले को रोकने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया होता तो वांग बाओले कल्पना करने में असमर्थ था कि आखिरकार क्या हुआ होगा। उस अवस्था में झाओ यामिंग बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है जैसे वह आत्मा क्यूई के साथ एक हो गई है। वांग बाओले गंभीर हो गया और अपनी आंखें बंद करने से पहले बरामदे में बैठ गया। उसके और झाओ यामिंग के बीच मैच की घटनाएं उसके दिमाग में लगातार दोहराई जा रही थीं, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसका प्रदर्शन कैसे बेहतर हो सकता था। वांग बाओले को चिंतन करना पसंद था। ये कुछ ऐसा था जो उसने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से सीखा था। चाहे वह दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके में हो या अपने कौशल को प्रशिक्षित करने के तरीके में, प्रतिबिंब हमेशा एक महत्वपूर्ण घटक रहा था। अल्पविराम। कुलपति की चोटी के केंद्र में जैद नक्काशी से बना एक बड़ा हॉल था। ये बड़ा हॉल कुलपति के हॉल जितना भव्य नहीं था, लेकिन फिर भी यह बेहद राजसी था। वह बड़ा हॉल वह जगह थी जहां कुलपति काम करते थे और रहते थे। भले ही पोन्ट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में वांग बाओले से जुड़ी घटना के कारण कॉलेज अनुशासन विभाग में उनका अधिकार छीन लिया गया हो और दूसरों को सौंप दिया गया हो, फिर भी वे कुलपति थे और उनके पास एक स्तर का अधिकार था। अभी बड़े हॉल के पीछे अटारी में दूर की जमीन को देखते हुए काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। वह आदमी दाओ कॉलेज का शिक्षक था जो वर्तमान में कॉलेज अनुशासन विभाग का नेतृत्व कर रहा था।
साथ ही वह व्यक्ति भी था जिसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वान बाओले ने 1 साल पहले धोखा दिया था। वह झिझका, लेकिन आखिरकार उसने धीमी आवाज में बोलने का फैसला किया। कुलपति, क्या आप वाकई इस मामले को इस तरह से संभालना चाहते हैं? दूर आसमान की ओर देखते हुए बिना सिर घुमाए कुलपति ने शांति से जवाब दिया, क्या आप डरे हुए हैं? थोड़ा सा, हाँ। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। वान बाओले अब धार्मिक आयुध संकाय के एकमात्र हेड प्रीफेक्ट हैं और उन्होंने कई दिनों पहले मैच में अपने मूव से सभी को चौंका दिया था। इसलिए उन्हें अभी दाव कॉलेज में सबसे पसंदीदा माना जा सकता है, इसलिए हमें उनसे फिर से परेशानी क्यों उठानी चाहिए? भले ही हम रैंकिंग में उनकी पात्रता रद्द कर दें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगले ही दिन कुलपति निश्चित रूप से नाराज होंगे, न केवल आपको दंडित करेंगे बल्कि तुरंत उनकी पात्रता भी बहाल कर देंगे। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी उलझन में था क्योंकि उसने हिम्मत जुटाकर कुलपति को मनाने की कोशिश की। और क्या, लिन तियानहाओ का छात्र दर्जा पहले ही रद्द कर दिया गया है? काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बात पूरी नहीं की। वास्तव में वह पहले कभी इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वह वास्तव में वान बाओले को और भड़काना नहीं चाहता था और उसे बहुत पहले से पता था कि वान बाओले को ऊपरी अकादमी द्वीप में प्रवेश जरूर मिलेगा। इस तरह से दूसरा दुश्मन बनाना उसके लिए उचित नहीं था। हालांकि वह असहाय भी था क्योंकि उसे कुलपति की बात माननी थी। इसलिए वह कुलपति को अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश करना चाहता था। लिन तियानहाओ, काले कपड़े पहने व्यक्ति की बातें सुनकर कुलपति हंसे। उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ मत कहो, तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि तुम ये करोगे या नहीं। अपना सिर घुमाते हुए गाओक्वान ने काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ठंडे अंदाज में देखा। तुरंत काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बहुत दबाव महसूस हुआ क्योंकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ सर। तो करो, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। रैंकिंग आने के बाद मैं परिणाम देखना चाहता हूँ। अपनी तीखी नज़र को वापस लेते हुए गाओक्वान ने भावशून्यता से कहा। काले कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाया और जल्दी से अपने काम की तैयारी के लिए चला गया। गाओक्वान की आंखों में तिरस्कार की झलक तब और भी स्पष्ट हो गई जब काले कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति चला गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना नीच हूं कि सेनेटर की चापलूसी करने के लिए बेटे को खुश करने की हद तक जाऊं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह चांसलर जो सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वह मुझे खुद को मूल्यवान बनाते हुए देखना चाहता है। वह बूढ़ा आदमी, उसे लगता है कि मैं नहीं जानता कि अधीनस्थों को मारने से पहले उन्हें अपने पास रखना उसकी रणनीति है। गाओक्वान ने सोचा। जैसे ही तिरस्कार की नज़र गायब हो गई, उसकी जगह एक उदास क्रूरता ने ले ली। वान बाओले की स्थिति वास्तव में जल्दी ही बहाल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे दबाने की कोशिश नहीं करता, अगर मैं दुश्मन नहीं बनाता, अगर मैं खुद को मूल्यवान नहीं बनाता, तो बूढ़ा चांसलर अपने श्रम के फल का मूल्य कम होते हुए देखेगा। वह निश्चित रूप से दुखी होगा और अगर वह मुझे सस्ते में छोड़ देता है तो क्या वह नुकसान नहीं उठाएगा? गाओक्वान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे और जितने ज़्यादा लोगों को मैं भड़काऊंगा, उतने ही ज़्यादा लोग मुझे ख़त्म करना चाहेंगे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, उन्हें चांसलर की मंजूरी की ज़रूरत होगी। आखिरकार लो अकेडमी आइलैंड पर भले ही चांसलर निरपेक्ष न हो, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली है। जब तक कोई मेरे पीछे आना चाहता है, उसे चांसलर से बातचीत करनी होगी। मेरे जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे और मैं जितना ज़्यादा निर्दयी और पूरी तरह से सजग रहूंगा, उतने ही ज़्यादा लोग मुझसे नफरत करेंगे। इस तरह मेरा मूल्य बढ़ेगा, जैसे कि जब वह दूसरों के साथ बातचीत कर रहा होगा तो उसका लाभ ज़्यादा होगा। ये खास तौर पर इसलिए है क्योंकि मैं देख सकता हूं कि चांसलर का मानना है कि भविष्य में वान बाओले ही उसके साथ बातचीत करेगा। इस तर्क के अनुसार मेरा मूल्य जितना ज़्यादा होगा, उतने ही कम लोग मेरे पीछे आने का जोखिम उठा पाएंगे। तब मेरे पास भविष्य की योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय होगा। बस मुझे और समय दो ताकि मैं इस जगह से भाग सकूं। गाओक्वान की आंखों में क्रूरता बढ़ गई और वह और भी निर्दयी हो गया। उसे पहले से ही खतरा महसूस हो रहा था। उसे चिंता थी कि चांसलर उसे कहीं और तैनात होने से पहले ही खत्म कर देगा। यही कारण था कि वह अपने व्यक्तिगत मूल्य को बढ़ाने के लिए वान बाओले के मामले पर भरोसा करना चाहता था। वह चांसलर को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था, ये समझते हुए कि उसके कदम निश्चित रूप से चांसलर द्वारा अधिक लाभ प्राप्त करने के पक्ष में उसे समाप्त करने के विचार को रोक देंगे। वान बाओले के लिए वह वास्तव में कोई छोटा मछली नहीं था। हालांकि वान बाओले अपने अतीत की तुलना में कुछ भी नहीं था। भले ही वह धार्मिक आयुध का एकमात्र प्रमुख प्रीफेक्ट हो, भले ही उसने अपने मैच में सभी को चकित कर दिया हो, तो क्या हुआ? मैं शायद ट्रू ब्रीथ के शुरुआती चरण में ही हूं, जबकि वह प्राचीन मार्शल क्षेत्र के शिखर पर है, लेकिन हमारे कौशल में निश्चित रूप से अंतर होगा।
जवाबी कार्रवाई में उसकी विफलता का मतलब है कि वह केवल उस समय के लिए ही इसे सहन कर सकता है क्योंकि वह अभी तक ट्रू ब्रीथ तक नहीं पहुंचा है। तो क्या हुआ अगर मुझे उसके साथ परेशानी हुई? भले ही वह भविष्य में वास्तव में ट्रू ब्रीथ प्राप्त करता है और बदला लेना चाहता है, उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह ऊपरी अकादमी द्वीप पर मजबूत पैर नहीं जमा लेता। तब तक मैं बहुत पहले ही जा चुका होऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? गाओ क्वान ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। हो सकता है कि तब उसने बदला लेने का अधिकार खो दिया हो। एक रात बीत गई। जब वान बाओले ने अपना चिंतन और ध्यान समाप्त किया तो उसे चांसलर से एक सूचना मिली जिसमें बताया गया कि 4 महान दाव कॉलेजों का रहस्यवादी क्षेत्र 1 महीने बाद खुलेगा और उसे जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए। उसके पास खुद को तैयार करने के लिए केवल 1 महीना था। मैं प्रत्येक सच्चे श्वास क्षेत्र में जा रहा हूँ, वान बाओले ने दृढ़ निश्चय किया और तुरंत जी हयांग से संपर्क किया। परिणामों की परवाह किए बिना उसने धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए गोलियों और सामग्रियों के बदले में कई स्पिरिट स्टोन फेंक दिए। वान बाओले इस अवसर को हथियाने के लिए बेताब था। जी हयांग हाल ही में अविश्वसनीय रूप से व्यस्त था। आखिरकार, चाहे वह एक बड़ी परीक्षा हो या आने वाला रहस्यवादी क्षेत्र, अनगिनत लोग व्यापार करना चाहते थे। ईथरल दाव कॉलेज में जी हयांग नाम प्रसिद्ध और विश्वसनीय था। चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, जी हयांग ने वान बाओले की आवाज़ का प्रसारण प्राप्त करते ही खुशी मनाई। वान बाओले हमेशा उदार रहे थे और जी हयांग ने बहुत पहले ही वान बाओले पर दांव लगा रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि वान बाओले निश्चित रूप से अपर अकेडमी द्वीप तक पहुंच जाएंगे। अगर वे उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखते तो उनका व्यवसाय अपर अकेडमी द्वीप में भी फैल सकता था। इसलिए उन्होंने वादा किया कि वे वान बाओले को जो कुछ भी चाहिए वह सब पहुंचाने में सक्षम होंगे और यहां तक कि उन्हें छूट भी दी। सहपाठी बाओले, जब तक मैं जी हयांग इसे संभाल रहा हूं, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपको 7 दिनों से ज़्यादा समय में नहीं मिलेगा। जी हयांग का वादा सुनकर वान बाओले हैरान रह गए। उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में आइटम मंगवाए थे बल्कि वे बेहतरीन सामान भी थे। ये तथ्य कि जी हयांग उनकी मांग पूरी कर सकते थे, वान बाओले को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि दाओ कॉलेज में जी हयांग की मौजूदगी ने निश्चित रूप से चीज़ों को आसान बना दिया है। इस तरह जैसे जैसे वान बाओले इंतजार करते रहे, दिन बीतते गए। अंत में 4 दाव कॉलेजों के रहस्यवादी क्षेत्र में पहुंचने वाले 1000 व्यक्तियों की पुष्टि की गई और उनके नाम स्पिरिट इंट्रानेट पर घोषित किए गए। अधिकांश लोगों के लिए रैंकिंग सूची कोई रहस्य नहीं थी। हालांकि इसने लोगों को घोषणा के क्षण से ही इसे देखने से नहीं रोका। पहली नज़र में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगा, लेकिन बहुत जल्दी उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे और हाइपरवेंटिलेट हो गए। वान बाओले वास्तव में सूची में नहीं है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? वान बाओले ने 5 में से 5 मैच जीते और ऐसी अद्भुत तकनीकों का प्रदर्शन किया। वह सूची में कैसे नहीं है? जब सभी को अविश्वसनीय लगा तो स्पिरिट इंट्रानेट पर चर्चा गर्म हो गई। सूची देखने के बाद लियू दाओबिन बुरी तरह से हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत वान बाओले से संपर्क किया। ध्यान कर रहे वान बाओले ने रैंकिंग सूची को बिल्कुल भी नहीं देखा। जिस क्षण उन्हें लियू दाओबिन की आवाज़ मिली, वे स्तब्ध रह गए। स्पिरिट इंट्रानेट खोलने से पहले ही उसे लगातार अनगिनत वॉयस ट्रांसमिशन मिलने लगे, सभी उसे बता रहे थे कि उसका नाम रैंकिंग में कहीं नहीं है। असंभव! वान बाओले को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत स्पिरिट इंट्रानेट पर इसे खोजा। कुछ ही पलों के बाद उसका चेहरा भयानक हो गया। उस रैंकिंग सूची में उसका नाम वास्तव में कहीं नहीं था। जिस क्षण इस मामले ने हंगामा मचाया, उसी क्षण दाओ कॉलेज के कॉलेज अनुशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में विशेष रूप से उन कारणों और स्पष्टीकरणों को संबोधित किया गया था कि वान बाओले सूची में क्यों नहीं थे। जांच के बाद यह पाया गया कि पहले मैच में वान बाओले ने अपने आधिकारिक अधिकार का उपयोग किया और वू हेसेन के साथ मिलीभगत की ताकि वू हेसेन हार मान लें। ये कॉलेज के नियमों के विरुद्ध है और इसलिए वान बाओले की पात्रता रद्द कर दी गई है। बिना किसी अत्यधिक स्पष्टीकरण या कुछ भी छिपाने के प्रयास के कुछ सरल वाक्यों के साथ घोषणा की गई। हालांकि इसके बाद एक क्लिप आई जिसमें वू हेसेन नाम के छात्र ने वान बाओले को बदनाम करते हुए और यह स्वीकार करते हुए दिखाया कि उसने वान बाओले की धमकी और अनुरोध के आगे हार मान ली। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जो मामले की सच्चाई पर विश्वास करते थे, लेकिन जिन लोगों को ये खबर पता चली उनमें से अधिकांश ने सोचा कि यह बहुत बेतुका था। यह हास्यास्पद है। यह एक चाल होनी चाहिए। कुलपति गाओ क्वान हेड प्रीफेक्ट वान बाओले से दुश्मनी रखता है, इसलिए यह उसका काम होना चाहिए। यह उचित नहीं है। अपनी आंखों के सामने सब कुछ घटित होते देख गुफा में बैठे वान बाओले गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और उनके माथे पर नीली नसें उभर आई थीं। उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और उनका पहला सहज भाव चांसलर को आवाज़ भेजने के लिए अपनी आवाज़ संचार रिंग खोलना था, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता।
मुझे शांत होना चाहिए। वान बाओले ने गहरी सांस ली। भले ही वह गुस्से में था, लेकिन वह रैंकिंग सूची में अपनी स्थिति के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि कॉलेज अनुशासन विभाग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण वैध नहीं था। अब उसे जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत थी वह ये पता लगाना था कि इस पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। वह उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे सहज ही लगा कि पूरा मामला बहुत संदिग्ध है। लिन तियानहाओ, गाओक्वान, चांसलर, वान बाओले ने सोचा। भौहें सिकुड़ते हुए उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग को हटा दिया। उसकी निगाहें चमक उठीं और उसने इंतज़ार करने और देखने का फैसला किया। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि धूपबत्ती जलाने के लिए ज़रूरी समय के भीतर चांसलर के शिखर ने एक और नोटिस जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि वान बाओले ने नियम नहीं तोड़े हैं और उसकी पात्रता बहाल कर दी गई है। इसके अलावा नोटिस का लहजा कठोर था क्योंकि इसमें कॉलेज अनुशासन विभाग के प्रभारी लोगों को कड़ी फटकार लगाई गई थी। जिस तेज़ी से मामले को सुलझाया गया और कठोर आलोचना ने दाओ कॉलेज के छात्रों को तुरंत उत्साहित कर दिया। स्पिरिट इंट्रानेट पर हर कोई उत्साहित था क्योंकि लोगों को नाराज करने वाली अत्यधिक संदिग्ध घटना को जल्दी से सुलझा लिया गया था और चांसलर की शक्तिशाली छाप और अधिकार एक बार फिर से प्रदर्शित हुए। कुलपति बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, यह मेरे लिए इथरियल दाओ कॉलेज है। शांति, स्पष्टता और न्याय हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हैं। लियू दाओबिन और कंपनी ने राहत की सांस ली। केवल वान बाओले गंभीर बने रहे। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को देखा। जब दूसरा नोटिस भेजा जा रहा था तो उन्हें चांसलर से एक संदेश मिला जिसमें एक नाम था, गाओक्वान। वान बाओले का गुस्सा और बढ़ गया। भले ही मामला सुलझ गया हो, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनका इस्तेमाल किया गया था और उन्हें एक महत्वपूर्ण खतरा महसूस हुआ था। लिन तियानहाओ को पहले ही निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए ये संभावना नहीं है कि वह इसके पीछे हो क्योंकि यह अर्थहीन होगा। इससे मेरे अंदर घृणा पैदा होगी। जहां तक चांसलर का सवाल है, उन्हें अपनी शक्ति और अधिकार दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तर्क के बाद ये बहुत संभावना है कि इन सब के पीछे गाओक्वान ही है। धिक्कार है इस गाओक्वान पर इस मामले का इस्तेमाल करके मुझे घृणा करने के लिए और साथ ही चांसलर को अपनी शक्ति दिखाने का मौका देने के लिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसके पास दूसरे उद्देश्य हैं। चाहे जो भी हो, वह मुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वह नीच आदमी। वान बाओले ने फर्श पर मुक्का मारा। जैसे ही उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे समायोजित किया, उसने अपनी मुट्ठी कस ली। पहली बार वह मुझे धोखा देने के लिए निष्कासित करना चाहता था, जिसे मैं सहन कर सकता हूँ। दूसरी बार उसने झूठी खबर फैलाई जिससे मैं लगभग मर गया, लेकिन मैंने इसे निगल लिया क्योंकि वह कुलपति था। 2 बार इसे ज्यादा करना है, लेकिन 3 बार बहुत ज्यादा है। वान बाओले को अपना गुस्सा निगलना मुश्किल लगा, लेकिन वह इसे बाहर नहीं निकाल पाया, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। वास्तव में दाओ कॉलेज में ऐसे लोग थे जो यह अनुमान लगा सकते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। बस ये था कि मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था और उन्हें अपनी समझ के बारे में शेखी बघारने की भी ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार लोगों को मामला समझ में आ गया था कि सभी के पास अलग अलग विभागों में पद हैं और वे दिखावे के लिए खुद के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अब वान बाओले बेहद परेशान था। अपने सामान्य स्वभाव के आधार पर उसने बहुत पहले ही कार्रवाई कर ली होती। हालांकि उसे तालाब बादल वर्षावन में हुई घटना के बाद कुलपति की साधना के बारे में कुछ समझ आ गई थी और वह जानता था कि कुलपति सच्ची सांस के दायरे में थे। वान बाओले को लगा कि वह ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ के सामने कुछ नहीं कर सकता। अपने क्रोध के असहनीय होने के साथ वान बाओले ने अपना सिर जोर से हिलाया और गुप्त मुखौटा वापस ले लिया और सीधे मतिभ्रम क्षेत्र में चला गया। मतिभ्रम क्षेत्र के बर्फीले मैदानों पर वान बाओले ने उस मुखौटे से बात करना शुरू किया, जबकि वह अपने भीतर फूटने वाले क्रोध को दबाने की कोशिश कर रहा था। छोटी मिस्सी, एक ट्रू ब्रीथ क्षेत्र विशेषज्ञ मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपके पास मेरे लिए अभी ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में घुसने का कोई तरीका है? मुखौटा चमक उठा, तुरंत उत्तर प्रकट कर दिया, नहीं। तो क्या प्राचीन मार्शल आर्ट योद्धाओं के लिए ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञों को हराने का कोई तरीका है? नहीं, मुखौटे ने वही उत्तर दिया। वान बाओले जवाबों को देखकर निराश हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी निराशा को दबाते हुए, जैसे ही वह आक्रोश को निगलने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वह गाओक्वान से बदला लेने से पहले सच्ची सांस प्राप्त करने तक इंतजार करना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह हार मानने और भ्रम के दायरे से बाहर निकलने वाला था, गुप्त मुखौटा अचानक चमक उठा। अगर वान बाओले ने अनुमान लगाया था कि नन्ही मिस्सी वास्तव में मुखौटे में रहती है, तो मुखौटे द्वारा चमकना उसकी निगाह के समान होगा, एक धूर्ततापूर्ण जैसे कि शरारत करने का अवसर पैदा हो गया हो। बहुत जल्दी मुखौटे की सतह पर एक वाक्य उभरा। वान बाओले का ध्यान आकर्षित करने और उसे याद दिलाने के लिए बिजली का एक बोल्ट उसके साथ था। निराश वान बाओले अपने दिल में बुदबुदा रहा था और अचानक बिजली के बोल्ट से डर गया था।
जिस क्षण उसने अपना सिर नीचे किया, उसने मुखौटे पर लिखे शब्दों को देखा और तुरंत अपने रास्ते पर रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से उत्साहित हो गया। प्राचीन मार्शल आर्ट शोधन की एक प्रक्रिया है और इस शोधन का प्रतीक गोल्डन बॉडी के रूप में जाना जाता है। यदि आप गोल्डन बॉडी प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ के खिलाफ खड़े होंगे। जैसे कि प्रलोभन पर्याप्त मजबूत नहीं था, मुखौटे पर तुरंत दूसरा वाक्य दिखाई दिया। और भी, यदि आप गोल्डन बॉडी के साथ ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। क्या लाभ? वान बाओले ने कई बार पलकें झपकाईं और तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि इस बार मुखौटे ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बल्कि केवल ये बताया कि जब वह सच्ची सांस को अवशोषित करेगा तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अगर कोई और समय होता तो वान बाओले निश्चित रूप से उत्तर के लिए दबाव डालने का कोई रास्ता खोज लेता। इस मामले में वह जानता था कि लाभ की गारंटी होगी। इसके अलावा कुलपति गाओ क्वान के प्रति उसके क्रोध ने उसके सभी विचारों पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि केवल अपने दांत पीस लिए। मैं इसके लिए खुद को तैयार करूंगा। मुझे क्या करना है? मैं इसे बर्दाश्त करूंगा, भले ही बिजली जारी रहे। वान बाओले के दृढ़ रवैये ने जब उसने ये शब्द कहे तो मुखौटा कई बार चमका और कंपन किया। उसके बाद शब्दों की पंक्तियां दिखाई दीं। केवल साधना तकनीकों के प्रकारों पर विचार करते हुए पहले से ही कई सूचियां थीं। ऐसी कई गोलियां भी थीं जिनके बारे में वान बाओले ने सुना भी नहीं था। अंत में एक समय अवधि बताई गई जिसमें वान बाओले को बताया गया कि यदि वह योजना का पालन करता है तो उसे स्वर्ण शरीर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल 3 वर्ष की आवश्यकता होगी। सूचीबद्ध साधना तकनीकों को देखते हुए वान बाओले पहले से ही परेशान था। जैसे ही उसने गोलियों की सूची देखी, उसका दिल धड़कने लगा। जब उसकी नज़र आखिरकार 3 साल की समय अवधि पर पड़ी तो उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गईं और वह फूट फूट कर हंसने लगा। आपके पास कोई और रास्ता होना चाहिए। ठीक है लिटिल मिस्सी, चलो बेवकूफ़ी करना बंद करें। जब तक आप मुझे 1 महीने के भीतर स्वर्ण शरीर प्राप्त करने और सच्ची सांस विशेषज्ञ को हराने में सक्षम बनाती हैं, मैं इसे करूंगा, चाहे वह कुछ भी हो। वान बाओले अपने शब्दों में सीधे थे क्योंकि वह अब आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिस क्षण वान बाओले ने अपना वाक्य पूरा किया, मुखौटा फिर से चमक उठा। इस बार बहुत अधिक समय लिए बिना एक उपाय सूचीबद्ध किया गया था जो वान बाओले को स्वर्ण शरीर प्राप्त करने की अनुमति दे सकता था। वैध तरीकों से 1 महीने के भीतर स्वर्ण शरीर बनना एक चुनौती थी। किसी को अपनी मूल साधना को पल्स संवर्धन तक कम करने, अपनी भौतिक मुहर को पुनः प्राप्त करने और फिर भौतिक मुहर को तोड़कर पल्स संवर्धन अवस्था में वापस आने के लिए नारकीय साधना विधियों से गुजरना पड़ता था। ये सब एक चक्र था। इस तरह के चक्र को दर्जनों बार दोहराना पड़ता था। पूरी प्रक्रिया लोहारी के समान थी, जिसमें बार बार तड़का लगाने से अंततः स्टील का निर्माण होता था। इसके अलावा पल्स संवर्धन में अपनी मूल साधना को कम करने के बिंदु के बारे में भ्रम के क्षेत्र में भी उसे वास्तविक नुकसान पहुंचाना संभव था। हालांकि यह अपरंपरागत था, लेकिन इस पद्धति के कोई परिणाम नहीं थे। एकमात्र चुनौती पूरी प्रक्रिया के दौरान अवर्णनीय कठिनाई को सहना था। मास्क पर अभी जो समाधान चमक रहा था, उसने वान बाओले के दिल की धड़कन को तेज कर दिया। उसने मास्क को सावधानी से देखते हुए गहरी सांस छोड़ी। वास्तविक नुकसान? छोटी मिस्सी, हम दुश्मन नहीं हैं, है न? मैं बस उससे बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हारा ये तरीका बहुत निर्दयी लगता है। वान बाओले की बातें सुनकर मुखौटा एक बार फिर चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि वह क्रोधित हो गया था क्योंकि कई घुमावदार बिजली के बोल्ट जो विस्फोट के कगार पर थे, मुखौटे पर दिखाई दिए। भयभीत, वान बाओले तुरंत पीछे हट गया और भ्रम के दायरे से बाहर निकल गया। जब सब कुछ गायब हो गया और वान बाओले गुफा के निवास में फिर से प्रकट हुआ, तो वह अपने चेहरे पर निराशा के साथ बैठा रहा। एक ओर वह बदला लेना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर मुखौटे द्वारा दिया गया समाधान कुछ ऐसा था जो उसे अविश्वसनीय लगा। वह वास्तव में एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया था। अपनी हताशा से बचने के लिए उसने स्पिरिट इंट्रानेट के माध्यम से ब्राउज करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे जैसे उसने अपनी पात्रता को रद्द करने और बहाल करने के बारे में चर्चाएं पढ़ीं, उसकी हताशा और बढ़ती गई। बिना ज्यादा सोचे उसने वाइस चांसलर गाओ क्वान को वॉयस ट्रांसमिशन भेजने के लिए वॉयस ट्रांसमिशन रिंग चालू कर दी। कुलपति गाओ, मुझे निकालने के आपके पिछले प्रयासों और मुझे मरवाने के लिए लिन तियानहाओ के साथ आपकी मिलीभगत को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इस बार मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। गाओ क्वान पहले पूरे दाओ कॉलेज के कॉलेज अनुशासन विभाग की देखरेख कर रहे थे और वान बाओले को अपना अधीनस्थ बना रहे थे। यही कारण था कि वान बाओले के पास गाओ क्वान की आवाज़ संचारण जानकारी थी। आवाज़ संचारण भेजने के ठीक बाद वान बाओले ने आवाज़ संचारण रिंग को घूरते हुए गाओ क्वान के उत्तर की प्रतीक्षा की। हालांकि बिना किसी प्रतिक्रिया के 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद वान बाओले ने अपने दांत पीसते हुए एक भयंकर नज़र दिखाए। कोई बात नहीं,
चूंकि आप अभी मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं आपको तब तक पीटूंगा जब तक आप खुद को स्पष्ट नहीं कर देते। वांग बाओले ने निर्दयी भाव से तुरंत जी हयान को एक आवाज़ भेजी, जिसमें उसने उस अनमोल खजाने को उधार लेने का अनुरोध किया जो किसी के दिमाग को फिर से धोखा दे सकता है। इस बार अनमोल खजाने को उधार लेने की प्रक्रिया सहज थी। कुछ ही देर में जी हयांग आ गया और उसने वांग बाओले को अनमोल खजाना दे दिया। भावशून्य वांग बाओले को देखने के बाद उसने उसके अनुरोध के पीछे का कारण पूछने से बेहतर समझा और सांत्वना के कुछ शब्दों के बाद जल्दी से चला गया। जी हयान को विदा करने के बाद वांग बाओले गुफा के निवास में अपने पैरों को क्रॉस करके गंभीरता से बैठ गया। अपनी आंखें बंद करते हुए मुखौटे द्वारा प्रस्तुत समाधान उसके दिमाग में तैरने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने कई रेनबो स्पिरिट स्टोन्स को वापस लाया और शिलालेखों को उकेरना शुरू कर दिया जो उसे स्पिरिट क्यूई इकट्ठा करने की अनुमति दे सकते थे। शिलालेखों का उद्देश्य रेनबो स्पिरिट स्टोन्स को आसपास से अधिकांश स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के लिए सशक्त बनाना था। जब उसने रेनबो स्पिरिट स्टोन्स पर पर्याप्त शिलालेखों के लिए, तभी वांग बाओले ने उन्हें एक तरफ रख दिया, खुद को तैयार करने के लिए एक गहरी सांस ली और भ्रम के दायरे में प्रवेश किया। छोटी मिस्सी, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही वांग बाओले ने ये शब्द कहे, रहस्यमयी मुखौटे से एक चमकदार चमक चमक उठी। बिजली की एक काली चमक तुरंत चमक उठी, जिसने वांग बाओले को घायल कर दिया, जो छिपने या प्रतिक्रिया करने में बहुत धीमा था। जैसे ही बिजली उसके शरीर से गुजरी, एक अवर्णनीय असहनीय दर्द जो वांग बाओले ने पहले अनुभव किए गए दर्द से कहीं ज्यादा था, लगातार लहरों में फूट पड़ा, वांग बाओले के शरीर और दिमाग पर हावी हो गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बिजली में एक विनाशकारी शक्ति थी जो उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसके मांस को चीर रही थी, उसकी हड्डियों को तोड़ रही थी और उसके मेरिडियन को काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शुरू से ही गढ़ा जा रहा था, एक रिमॉर्डिंग प्रक्रिया से गुजर रहा था जो उसे पूरी तरह से बदल देगी। दर्द बहुत ज्यादा था, वह भी पीड़ा में चिल्ला रहा था, उसके शरीर से चमकीला लाल रक्त निकल रहा था और वह फर्श पर गिर रहा था, ऐंठन महसूस कर रहा था। परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा बनाया गया दबाव लगातार उसके रक्त क्यूई और उसकी साधना को संकुचित कर रहा था। अपनी नाड़ी संवर्धन साधना को पूरी तरह से दबाने और अपने रक्त क्यूई को ठोस बनाने के बाद वह नाड़ी संवर्धन से भौतिक मोहर तक चला गया। पूरी प्रक्रिया 1 घंटे तक जारी रही। वांग बाओले की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं, लेकिन वह एक बार भी बेहोश नहीं हुआ। संपीड़न और गिरने की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने खुद को कमजोर तरीके से उठाया, उसका शरीर कांप रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। गिरने से बचने की इच्छा के साथ वह मतिभ्रम के दायरे से बाहर निकल गया। गुफा निवास में फिर से प्रकट होने के बाद वांग बाओले पीला और राख जैसा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में निर्दयता का भाव दिखाई दे रहा था। उसने स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अभी स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करना महत्वपूर्ण नहीं था, उसका ध्यान अपनी स्पिरिट वसा को बढ़ाने पर था। इस विधि का उपयोग करते हुए वह पल्स संवर्धन क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने से कम समय में पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट वसा जमा करना चाहता था। उसके चारों ओर इंद्रधनुषी स्पिरिट स्टोन्स उसके आसपास की स्पिरिट क्यूई को बढ़ा रहे थे ताकि उसके शरीर में भक्षण करने वाला बीज अपने अवशोषण की दर को बढ़ा सके। गाओ क्वान, बस तुम रुको, वांग बाओले ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। उसके शरीर में भक्षण करने वाला बीज पहली बार बाहर की ओर फटा, सभी प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया और सभी दिशाओं से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया जैसे कि वह खुद को यातना दे रहा हो। वांग बाओले के चारों ओर इंद्रधनुषी स्पिरिट स्टोन सभी झिलमिला रहे थे क्योंकि स्पिरिट क्यूई को एक मंथन लहर के समान लुभावनी गति से चूसा जा रहा था। वांग बाओले का शरीर एक ब्लैक होल की तरह था जो जितना हो सके उतना स्पिरिट क्यूई को निगल रहा था। सब कुछ बिजली की गति से हुआ और अगर कोई देख रहा होता तो वह वांग बाओले के शरीर को लगातार फैलते हुए देख पाता। अज्ञात समय के बाद उसके आसपास के सभी इंद्रधनुषी आत्मा पत्थर टूट गए थे, जबकि वांग बाओले का शरीर इतना बड़ा हो गया था कि वह गुफा के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर रहा था। उसके लिए अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने अपने जबड़े को कस लिया, अपने दिमाग को धोखा देने वाले असंख्य खजाने को उठाने के लिए अपनी सारी क्षमताएं जुटाईं, उसने खुद को थोड़ा समायोजित किया और अपने दिमाग को एक आदेश भेजा। उसने अपने दिमाग को बताया कि वह पहले से ही अपनी अधिकतम गति से 1 साल से ज्यादा समय से लगातार दौड़ रहा है। जिस क्षण आदेश दिया गया, वांग बाओले की आंखें खुली की खुली रह गईं, उसका दिमाग इतनी गतिविधि में व्यस्त था कि वह फटने वाला था। उसके विशाल शरीर के भीतर जो जोर से कांप रहा था, आत्मा की चर्बी तेजी से घुल रही थी, आत्मा क्यूई में बदल रही थी जिसे अवशोषित किया जा रहा था, जिससे उसका रक्त क्यूई भीतर से फट रहा था। पूरी प्रक्रिया काफी समय तक जारी रही। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वांग बाओले की साधना फिर से टूट गई, पल्स संवर्धन क्षेत्र में पहुंच गई। वह वहां बैठा था, एक पूरी तरह से अलग वाइब दे रहा था, जैसे कि उसकी क्षमताएं और भी अधिक उन्नत हो गई थीं, इस हद तक कि वह आधे कदम के सच्चे श्वास बुजुर्ग द्वारा दी गई क्रूर हवा को ले जा रहा था, जिसने पहले काले रंग के लोगों का नेतृत्व किया था।
यह विशेष रूप से तब हुआ जब रहस्यमय मुखौटे ने उसकी साधना को दबाने के लिए एक बार फिर काली बिजली के हमले जारी किए। इस प्रक्रिया में अनगिनत रहस्यमय पदार्थ उत्पन्न हुए जो धीरे धीरे उसके शरीर में अवशोषित हो गए और एकीकृत हो गए। ये वास्तव में काम करता है। वांग बाओले ने गहरी सांस लेते हुए उत्साहित महसूस करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वह चक्र शुरू किया जो उसे स्वर्ण शरीर में बदल देगा। ठीक उसी तरह वांग बाओले ने काली बिजली के प्रभाव के तहत संपीड़न की प्रक्रियाओं को लगातार झेला। उसकी साधना पल्स संवर्धन क्षेत्र से भौतिक सील में संपीड़ित होने के चरणों के बीच बारी बारी से जारी रही, फिर एक बार फिर से संपीड़ित होने से पहले। पूरी प्रक्रिया की यातनापूर्ण भावना ने वांग बाओले को लगभग पागल कर दिया, लेकिन उसकी विशिष्ट निर्दयता अत्यंत प्रमुख थी, खासकर जब उसने पहचाना कि वह जिस पद्धति को अपना रहा था वह व्यवहार्य थी। इसलिए चाहे यातना कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, वह दृढ़ रहा। दर्द के चरम पर उसने खुद को गाओ क्वान पर हमला करने की कल्पना करके प्रबंधित किया। गोल्डन बॉडी एक सच्चे श्वास विशेषज्ञ को हरा सकती है। गाओ क्वान, इस बार मैं तुम्हारी गेंदों को चकनाचूर कर दूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महीने भर की समय सीमा धीरे धीरे करीब आती गई। वांग बाओले की साधना पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। भले ही वह अस्त व्यस्त और पीटा हुआ था, अगर कोई उसे देख सकता था तो वे निश्चित रूप से वांग बाओले की आभा से चकित हो जाएंगे। यह आभा पहले ही पल्स संवर्धन क्षेत्र को पार कर चुकी थी। संपीड़न के निरंतर चक्रों के तहत वांग बाओले भी अपने रक्त क्यू की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था। उसकी त्वचा की सतह पर एक सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि रहस्यमय मुखौटा भी असमंजस में लग रहा था। अगर वास्तव में उसके भीतर कोई आत्मा थी तो वह निश्चित रूप से सदमे में सांस लेगी, आश्चर्यचकित होगी कि वांग बाओले इतने लंबे समय तक और इतनी बार टिक सकता है। ये बस अकल्पनीय था। एक बार ऐसा हुआ था जब काली बिजली वांग बाओले की साधना को दबा रही थी कि एक महिला की झिझक की एक नर्म बुदबुदाहट मुखौटे से निकली थी, लेकिन वांग बाओले ने इसे दर्ज नहीं किया था। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ण शरीर एक वास्तविक चीज है? असंभव। इस मोटे आदमी की क्या पृष्ठभूमि है? मैं केवल उसे धोखा देना चाहता था क्योंकि वह इतना आंखों को खराब करने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में स्वर्ण शरीर की स्थिति प्राप्त कर ली है। इथरियल डाओ कॉलेज के रहस्यवादी क्षेत्र में जाने से पहले 3 दिनों में वांग बाओले, जो संपीड़न और दर्द के असंख्य चक्रों से गुजरे थे, अब गुफा निवास के भीतर बैठे शॉर्ट्स पहने हुए थे। वह उत्तेजित था, अपने शरीर को देख रहा था जो काफी पतला हो गया था, और आईने में अपने आकर्षक रूप को देख रहा था। इस विधि ने वास्तव में मुझे वजन कम करने की अनुमति दी। अपने उत्साह में वांग बाओले ने यह भी देखा कि उसकी त्वचा से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। वह बेहद उत्साहित था, खासकर जब उसके रक्त क्यू की थोड़ी सी भी रिहाई उसके आसपास के वातावरण को विकृत कर सकती थी। मैं बहुत मजबूत हूँ। हाँ, ये स्वर्ण शरीर होना चाहिए। खुशी से उछलते हुए वांग बाओले जल्दी से मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश कर गया और जैसे ही वह अंदर गया, अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाना शुरू कर दिया। छोटी मिस्सी, मेरे शरीर से एक सुनहरी चमक निकल रही है। इसे देखो, क्या मैं अभी भी स्वर्ण शरीर क्षेत्र में हूँ? जिस क्षण वांग बाओले ने बात की, रहस्यमय मुखौटा कई बार चमका। कुछ समय बीतने के बाद भी कोई शब्द नहीं निकला, जिससे वांग बाओले घबरा गया और उसे खुद पर संदेह होने लगा। फिर रहस्यमय मुखौटे से कुछ शब्द निकले, अनिच्छा से। बधाई हो, तुम पहले ही पौराणिक स्वर्ण शरीर के दायरे में प्रवेश कर चुके हो। सच में? उन शब्दों को देखकर वांग बाओले उत्साहित हो गया, लेकिन मुखौटे की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे अभी भी थोड़ा संदेह था। हाँ, अब तुम उस सच्ची सांस विशेषज्ञ से लड़ सकते हो। जाओ और अपना बदला लो। संदेश तुरंत मुखौटे पर दिखाई दिया। इसे पढ़कर वांग बाओले को प्रोत्साहन मिला और वह अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर दिल खोलकर हंसते हुए आकाश की ओर देखने लगा। गाओ क्वान, शक्तिशाली वांग बाओले तुम्हारे लिए यहाँ है। वांग बाओले बहुत खुश था। उसने अपनी साधना के स्तर का अनुमान लगाने की कोशिश की और यद्यपि वह इसे सटीक रूप से करने में असमर्थ था, वह महसूस कर सकता था कि काले रंग के लोगों का नेतृत्व करने वाले बुजुर्ग द्वारा दिया गया आभा बिल्कुल महत्वहीन नहीं था, लेकिन कम से कम 10 गुना कमजोर था जो उसके पास अब था। यह विशेष रूप से उसके रक्त क्यू के लिए था। जब वह इसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था, तब भी वह अविश्वास में रह गया था। उसके रक्त क्यू की चिपचिपाहट चौंकाने वाली उच्च थी, जो उसके शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, जो उसने पहले अनुभव की थी उससे कहीं अधिक थी। वह अपने शरीर से निकलने वाली एक अजीबोगरीब गंध को भी सूंघ सकता था, जो उसके द्वारा पहले खाए गए सभी भोजन और नाश्ते से अलग थी। इससे वांग बाओले को और भी अधिक लगा कि वह भी बहुत श्रेष्ठ हो गया है। उसकी गति और शक्ति दोनों ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया। मुखौटे से पुष्टि प्राप्त करने के बाद वांग बाओले और भी अधिक आश्वस्त हो गया। अपने शरीर को हिलाते हुए उसने मतिभ्रम क्षेत्र को छोड़ दिया और कपड़े बदलने के बाद गुफा निवास से बाहर निकल गया। वह पहले से ही लगभग 1 महीने तक इंतजार कर चुका था और अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह भी गाओ क्वान से बदला लेना चाहता था। अच्छा, गाओ क्वान,
तुमने मुझे बार बार धमकाया है और आज मैं तुम्हें दादाजी वान की शक्ति का अनुभव कराऊंगा। वान बाओले शक्ति से भरे हुए थे और अविश्वसनीय गति के साथ वह आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह भाग रहे थे, उन्होंने वास्तव में ध्वनि बूम का उत्पादन किया। उनकी गति पीक पल्स एनरिचमेंट क्षेत्र में किसी व्यक्ति की गति से कहीं अधिक थी। उनकी हरकतों के साथ आने वाली ध्वनि गूंज रही थी, जिससे अनगिनत छात्र आश्चर्यचकित हो रहे थे। इससे पहले कि वे ये देख पाते कि क्या हो रहा है, वान बाओले पहले ही शिखर से नीचे की ओर भाग चुके थे, सीधे चांसलर की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। बहुत जल्दी, जैसे ही उनकी गति ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, वह चांसलर की चोटी के महान हॉल में पहुंच गए, जहां गाओक्वान स्थित थे। जब वह पहुंचे तो उन्हें लगा कि महान हॉल के भीतर की हवा एक दमनकारी शक्ति से भरी हुई थी। स्वर्ण शरीर प्राप्त करने से पहले जब वह गाओक्वान से मिले तो उन्होंने इस शक्ति का कभी अनुभव नहीं किया था। अब जबकि उसका क्षेत्र उन्नत हो चुका था, उसके आसपास की शक्तियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ गई थी और इस कारण वह अपने रास्ते पर रुक गया। क्या होगा अगर? छोटी मिस्सी ने मुझसे झूठ बोला। वान बाओले ने कई बार पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में दृढ़ता की झलक उभरी। मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने स्वर्ण शरीर प्राप्त कर लिया है और मैं निश्चित रूप से गाओक्वान को हरा दूंगा। इसके अलावा आसपास इतने सारे लोग हैं, वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ये याद करते हुए कि उसके पास स्वर्ण शरीर है, वान बाओले का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। हालांकि अपने कदमों के बीच उसने फिर भी अपना मेगाफोन वापस ले लिया और धीमी आवाज में गाओक्वान को नाम पुकारना शुरू कर दिया। गाओक्वान, तुम बदमाश हो। मैं अंत तक तुमसे लड़ूंगा। उसकी आवाज में विस्फोट हुआ, जिसमें उसके शरीर में संग्रहित असीमित रक्त की हुई शक्ति थी। उसकी आवाज पहले से ही अपने आप में गड़गड़ाहट की तरह थी, लेकिन जैसे ही उसे मेगाफोन द्वारा प्रवर्धित किया गया, जिसे उसने फिर से परिष्कृत किया था, उसके शब्द स्वर्ग से एक घोषणा की तरह लग रहे थे जो पूरे चांसलर की चोटी से गुजर रहे थे। इसके अलावा ये बेहद प्रभावशाली था। जिस दिशा में वान बाओले ने अपने शब्दों को निर्देशित किया, ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफान आया हो जो अनगिनत पौधों को उखाड़कर बड़े हॉल में फेंक दिया हो, जिससे वह कंपन करने लगा हो। मुख्य द्वार तुरंत खुल गया, जिसमें एक गाओक्वान दिखाई दिया जिसने ध्यान से अचानक बाधित होने के बाद सदमे में अपनी आंखें खोली थीं। तुम? अचेतन रूप से गाओक्वान ने बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, वान बाओले का शरीर बिजली की चमक की तरह था, एक अकल्पनीय गति से हॉल में भागता हुआ और गाओक्वान के ठीक सामने आ गया। उसने तुरंत अपने दाहिने मुट्ठी से गाओक्वान पर मुक्का मारा। वान बाओले की चीख से लेकर उसके मुक्का मारने तक की घटनाओं की श्रृंखला बहुत जल्दी हुई, पलक झपकते ही। गाओक्वान समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका, न ही उसने सोचा था कि वान बाओले वास्तव में उस पर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा। जैसे ही वान बाओले की दहाड़ उसके कानों में पहुंची, वह वान बाओले के मुंह से जमीन से उछल गया। घुटने टेको और मुझे डैडी कहो। वान बाओले ने दहाड़ लगाए। वान बाओले के मुंह के प्रभाव से गाओक्वान का शरीर जमीन से उछल गया और वह भारी रूप से जमीन पर गिरा, जिससे ग्रेट हॉल में एक छेद बन गया और वह बाहर फेंका गया। जब पूरा ग्रेट हॉल कांप उठा तो वान बाओले ने क्रूरता का भाव प्रकट किया और वह तेजी से पीछे पीछे चला गया। उसी समय एक तेज धमाका सुना गया, जिसने चांसलर की चोटी पर मौजूद सभी लोगों को सचेत कर दिया। जैसे ही चांसलर ने इसे सुना, उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह तुरंत बाहर भाग गया। उस समय चांसलर की चोटी पर कई शिक्षक भी थे और जैसे ही उन्होंने शोर सुना, वे सब ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जल्दी से बाहर भाग गए। जो छात्र चोटी पर थे, उनके चेहरे शोर सुनकर सदमे से सफ़ेद हो गए। वे सभी दिशाओं से कुलपति के महान हॉल की ओर भागे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक क्रोधित दहाड़ तुरंत भड़क उठी। वान बाओले, क्या तुम मौत चाहते हो? क्रोधित दहाड़ के बाद एक क्रूर आभा तुरंत फैल गई। तुरंत आसपास के पौधे प्रभाव से मुरझा गए और गाओक्वान सीधे वनस्पति से बाहर निकल आया। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वह अपने कपड़ों के कांटों से पीटा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में क्रोध उभर आया, उसका गुस्सा आकाश और पृथ्वी को झुलसाने में सक्षम था। वह कुलपति, एक छात्र द्वारा हमला किया गया था और इसने उसे अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। ये वर्णन करना एक कठिन भावना थी और जैसे ही वह बाहर भागा, उसने वान बाओले को मारने की तीव्र इच्छा के साथ देखा। वान बाओले, जैसे ही उसने बात की, गाओक्वान ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जिससे उसके भीतर संग्रहित सच्ची सांस के दायरे की आभा निकल गई। भले ही यह स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली नहीं था, फिर भी यह आसपास के पौधों को और अधिक मुरझाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह विशेष रूप से उसकी सच्ची सांस की आभा के लिए था, जिसमें एक प्राचीन मार्शल आर्ट योद्धा पर एक अवर्णनीय दमनकारी शक्ति थी। जैसे ही हवा फैली, वह आम आदमी की नज़र में एक देवता की तरह दिखाई दिया, एक असाधारण डरावनी आभा दे रहा था। अभी उसके क्रोध के साथ उसकी सच्ची सांस से दमनकारी शक्ति सीधे वान बाओले की ओर बढ़ी, उस पर प्रभावशाली ढंग से उतरी। घुटने टेको। इस क्षण वान बाओले अभी अभी महान हॉल के छेद से बाहर निकला था।
गाओ क्वान को देखने और दमनकारी शक्ति का अनुभव करने के बाद, साथ ही साथ उस अदृश्य शक्ति का अनुभव करने के बाद जो उसके शरीर पर सीधे दबाव डाल रही थी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह ऐसा था जैसे किसी विशाल पर्वत का भार उसके शरीर पर आ गिरा हो, जिससे वह पूरी तरह से दब गया हो। यहाँ तक कि प्रतिवर्ती रूप से भी उसने एक मजबूत प्रतिरोध महसूस किया। वह था प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र पर सच्ची सांस क्षेत्र का दमन। वह था एक साधक का एक सामान्य नश्वर पर दमन। प्राचीन मार्शल आर्ट्स का मतलब नश्वरता था, जबकि सच्ची सांस का मतलब था कि कोई साधक था। ये दोनों शब्द थोड़े ही अलग थे, लेकिन वे मौलिक रूप से अलग थे और उनका अर्थ बिल्कुल अलग था। सच्ची सांस प्राचीन मार्शल आर्ट्स से बेहतर थी क्योंकि आभा से दमन निकलता था, जिसके कारण सभी प्राचीन मार्शल आर्ट्स योद्धा साधक का सामना करने पर जवाबी हमला करने में असमर्थ हो जाते थे। सच्ची सांस की दमनकारी शक्ति के कारण उसकी कमर टेढ़ी हो रही थी और उसका सिर बहुत नीचे झुका हुआ था। उसकी सारी हड्डियां हिल रही थीं। ये स्पष्ट था कि गाओ क्वान की चाल का उद्देश्य केवल वान बाओले को घुटने टेकना नहीं था। वह वान बाओले को ऐसी स्थिति में दबाना चाहता था जहां उसकी सारी हड्डियां टूट जाएं। जिस क्षण गाओ क्वान की दमनकारी शक्ति वान बाओले को दबाने के लिए फैली, चांसलर और शिक्षक, साथ ही पास में मौजूद छात्र, सभी घटनास्थल पर पहुंचे। सब कुछ देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए और चांसलर गुस्से में थे। गाओ क्वान, रुक जाओ। जैसे ही उसने कहा, चांसलर ने चीजों को होने से रोकने के लिए अपनी चाल चली। हालांकि ठीक इसी समय वान बाओले, जो गाओ क्वान की सच्ची सांस की आभा से दबा हुआ था, ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी निगाह में निर्दयता की झलक थी। प्रतिरोध और ताकत की हवा निकली और उसने धीमी आवाज में गुर्राहट की। मुझे दबाने की सोच रहे हो? वान बाओले चिल्लाया और उसी क्षण उसकी रक्त क्यूई पूरी तरह से फट गई। जैसे ही उसकी भयावह रक्त क्यूई बाहर निकली, विस्फोट तुरंत उठे। रक्त क्यूई तीव्र और चिपचिपा था और जिस क्षण ये फैला, वान बाओले के पीछे रक्त का एक काल्पनिक समुद्र बन गया। उस रक्त के समुद्र में रहस्यमय पदार्थ थे जो भीतर मौजूद काली बिजली के अवशोषण से उत्पन्न हुए थे। यहाँ तक कि चांसलर भी इसे समझने में असमर्थ थे। भले ही रक्त का समुद्र भयावह रक्त क्यूई द्वारा निर्मित काल्पनिक था, लेकिन जिस क्षण ये दिखाई दिया, इसने सभी को चकित कर दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस क्षण रक्त क्यूई फूटा, वह एक प्रतिरोधक शक्ति बन गया जो गाओ क्वान की सच्ची सांस की ताकत से लड़ रहा था। प्रतिरोध में वान बाओले का शरीर कांप उठा, लेकिन उसकी झुकी हुई कमर तुरंत सीधी हो गई और जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। तो क्या हुआ अगर तुम सच्ची सांस के दायरे में हो? इस दृश्य ने तुरंत सभी को आश्चर्य और अविश्वसनीय सदमे में डाल दिया। हे भगवान, मेरी आंखें मेरे साथ छल तो नहीं कर रही हैं, है न? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्राचीन मार्शल आर्ट वास्तव में ट्रू ब्रीथ क्षेत्र की दमनकारी शक्ति का प्रतिरोध कर सकती है। वह रक्त क्यों? वान बाओले की रक्त क्यों इतनी स्वर्ग विरोधी है? उसने वास्तव में झाओ यामिंग के खिलाफ अपने पिछले मैच में अपनी सारी शक्ति नहीं दिखाई। चारों ओर खड़े शिक्षक आश्चर्य से कांप उठे और छात्रों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले रह गए। जो उन्होंने अभी अभी देखा था, उससे उनके दिमाग चकरा गए। प्राचीन मार्शल आर्ट और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के बीच का अंतर एक बच्चे की तुलना एक अच्छे शरीर वाले व्यक्ति से करने जैसा था। प्रतिरोध का कोई साधन नहीं था। हालांकि उनकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था, जिसमें वान बाओले अपनी कमर सीधी कर रहे थे और अपना सिर ऊपर उठा रहे थे, साथ ही उनकी तीखी निगाहें, वास्तव में इसका मतलब था कि गाओ क्वान की ट्रू ब्रीथ दमनकारी शक्ति ने अपना सारा प्रभाव खो दिया था। यहाँ तक कि चांसलर भी घटनाओं की श्रृंखला से अचंभित थे। वह अपनी आंखें खोलकर देखता रहा, अपने सदमे को छुपाने में असमर्थ। किंवदंती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रक्त क्यूई को चरम सीमा तक विकसित करने में सफल हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ की दमनकारी शक्ति का विरोध करना संभव है। हालांकि इसके लिए अभी भी एक ऐसे रक्त की आवश्यकता होती है जिसे आज की तकनीकों के साथ भी खोजना मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वान बाओले का रक्त अद्वितीय है? चांसलर ने अपनी चाल में रुककर वान बाओले और गाओ क्वान के बीच लड़ाई को रोकने का प्रयास रोक दिया। वह खुद देखना चाहता था कि वान बाओले की सीमाएं कहाँ हैं। इस बारे में संदेहास्पद विचार कि क्या वान बाओले के पास दुर्लभ खजाने हैं या उसके रक्त के प्रति लालची इरादे अप्रत्याशित नहीं थे और वे सत्ता में किसी के भी मन में उठ सकते थे, भले ही वे 4 प्रमुख दाव कॉलेजों से हों। हालांकि कुल मिलाकर संघ के 4 प्रमुख दाव कॉलेज ऐसे स्थान थे जहां प्रतिभाओं का विकास किया जाता था। उनका मुख्य ध्यान छात्रों के बीच दाव कॉलेज के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करना था, न कि स्पष्ट लाभों के लिए होड़ करना। यदि वे लाभ चाहते थे तो 4 प्रमुख दाव कॉलेज अपनी वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुंच पाते और हाथी दांत के अत्यधिक प्रतिष्ठित हॉल नहीं बन पाते, जिसका कई लोग केवल संघ में सपना देख सकते हैं। इसलिए चांसलर के विचार में, भले ही वे केवल निचले अकादमी द्वीप के चांसलर थे, लेकिन वे इस बिंदु से अवगत थे, पूरे इथरियल दाव कॉलेज के बाकी वरिष्ठ प्रबंधन की तरह।
आखिरकार स्पिरिट इंसेप्शन एरा की शुरुआत से कई लोगों ने जीवन बदलने वाले अवसरों का अनुभव किया है, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी एक अनूठा अवसर अनुभव किया था। किसके पास रहस्य नहीं होते, जब तक उसके पास डाउ कॉलेज के प्रति मान्यता और अपनेपन की भावना है, वह पर्याप्त है। चांसलर वांग बाओले और गाओ क्वान को देखते हुए प्रत्याशा से भरे हुए थे। अभी गाओ क्वान हर दर्शक से अधिक आश्चर्यचकित था। असंभव, गाओ क्वान की सांसें अनियमित थीं और वह चीख रहा था। वांग बाओले की अविश्वसनीय रक्त क्यूई वास्तव में उसकी सच्ची सांस की दमनकारी शक्ति का विरोध करने में कामयाब रही थी, और यह कुछ ऐसा था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा या सुना था। कुछ भी असंभव नहीं है। वांग बाओले ने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें और भी तेज हो गईं। वह बेहद उत्तेजित और उत्साहित था, उसका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ रहा था। उसने सोचा कि लिटिल मिस्सी ने उससे झूठ नहीं बोला था। एक सुनहरा शरीर वास्तव में एक सच्ची सांस विशेषज्ञ से लड़ सकता है। अपने अति आत्मविश्वास के तहत वांग बाओले ने एक धीमी गड़गड़ाहट की, इससे पहले कि उसका शरीर आगे बढ़े, सीधे गाओ क्वान की ओर बढ़े। उसकी गति अपने चरम पर थी, जिससे उसका पूरा शरीर बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह तेजी से गाओ क्वान के पास पहुंच रहा था। भले ही आप सच्ची सांस का विरोध कर सकें, प्राचीन मार्शल आर्ट अभी भी अपर्याप्त प्राचीन मार्शल आर्ट ही है। गाओ क्वान की आंखें लाल हो गई थीं। वहां बहुत से दर्शक थे और वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ऐसे छात्र द्वारा चुनौती दिए जाने की भावना ने उसे एक ही समय में क्रोधित और शर्मिंदा कर दिया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर आया, और जिस क्षण वांग बाओले उसके सामने आया, गाओ क्वान ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेली में 3 तावीज़ दिखाई दिए। 3 तावीज़ भौतिक इकाई नहीं लग रहे थे, लगभग अलौकिक, शिलालेख और रहस्यमय रंग तावीज़ों को ढंक रहे थे, और जिस क्षण उन्हें बाहर निकाला गया, उन्होंने वास्तव में आसपास की आत्मा क्यूई को प्रभावित किया, जिससे वे तावीज़ों के साथ घूमने लगे। गाओ क्वान की आंखें चमक उठीं, और उसने उसी क्षण धीमी आवाज में घोषणा की, जब उसने 3 तावीज़ बाहर फेंके, आग का गोला। तुरंत तीनों तावीज़ों ने खुद को आग लगाने से पहले खुद ही चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे जलते गए, उन्होंने आसपास की आत्मा क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया, और पलक झपकते ही वे 3 मुट्ठी के आकार के आग के गोले में बदल गए। यह कोई साधारण लौ नहीं थी, बल्कि एक नीली चमक थी, और इसका तापमान इतना अधिक था कि यह न केवल मानव शरीर को जला सकता था, बल्कि धातु को भी जला सकता था। कोई निश्चित रूप से कल्पना कर सकता है कि एक बार आग के गोले के संपर्क में आने के बाद वे तुरंत जलकर राख हो जाएंगे। जिस क्षण वे उड़े, आसपास का तापमान तेजी से बढ़ा, जो गर्मी की लहर बन गया। जैसे ही वातावरण जलने लगा, तीनों आग के गोले सीधे वांग बाओले की ओर बढ़े। वांग बाओले हैरान रह गए। उन्होंने दूसरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञों की रिकॉर्डिंग देखी थी, लेकिन अभी ये पहली बार था जब उन्होंने किसी साधक के मंत्र को देखा था। आसपास खड़े छात्र भी उस क्षण से सदमे में थे जब उन्होंने तावीज़ों को देखा था। ट्रू ब्रीथ मंत्र, ये ट्रू ब्रीथ के शुरुआती चरणों का एक प्रामाणिक मंत्र था। शारीरिक परिवर्तन और ट्रू ब्रीथ की दमनकारी शक्ति के अलावा, ट्रू ब्रीथ क्षेत्र और प्राचीन मार्शल क्षेत्र के बीच बाहरी प्रस्तुति में एक और महत्वपूर्ण अंतर मंत्रों में निहित था। प्राचीन मार्शल क्षेत्र ने भ्रम पैदा करने के लिए रक्त क्यूई का उपयोग किया, लेकिन ये रक्त क्यूई का उपयोग करने के लिए प्राचीन मार्शल आर्ट की एक गुप्त तकनीक मात्र थी। विनाशकारी शक्ति महत्वपूर्ण नहीं थी, और व्यक्ति को अभी भी अपने स्वयं के भौतिक शरीर पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के लिए मंत्र ऐसी तकनीकें थीं जो व्यक्ति के भौतिक शरीर से कई गुना अधिक शक्तिशाली थीं, और यही एक साधक और नश्वर के बीच मूलभूत अंतर भी था। 3 आग के गोले तेज गति से आगे बढ़े, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाते हुए वे वांग बाओले की ओर बढ़े, उसे एक कोने में फंसा दिया, उसे छिपने का मौका दिए बिना। गर्मी की लहर ने उसे सीधे डुबो दिया। चांसलर घटनाओं के मोड़ को रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उसने वांग बाओले को देखा और महसूस किया कि वह जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये तथ्य कि उसके पास लड़ाई शुरू करने का साहस था, ये दर्शाता है कि उसके पास प्रतिशोध का एक तरीका था। आने वाले आग के गोले को देखते हुए वांग बाओले ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी सांस रोक ली। जैसे ही उसका स्टोरेज ब्रेसलेट चमक उठा, कई उड़ती हुई तलवारें उभरी जो सीधे आग के गोले पर हमला कर रही थीं। दसियों छोटी सील भी बाहर फेंकी गईं, और जैसे ही उन्होंने उसे घेर लिया, बैंगनी जेड पेंडेंट चमकने लगा, और छोटा बैंगनी ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए गुर्राने लगा। उड़ती हुई तलवारें और आग के गोले एक दूसरे से टकराए। हालांकि उड़ने वाली तलवारें, जो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तरह के नुकसान का सामना कर सकती थीं, वास्तव में आग के गोले से टकराने के बाद पिघलने लगीं। वांग बाओले ने उड़ने वाली तलवार को परिष्कृत करने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया था, वे साधारण धातुएं थीं जो उसे प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र में बढ़त दिलाने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि जब ट्रू ब्रीथ मंत्रों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो लाभ व्यावहारिक रूप से गायब हो गया। भले ही सामग्री घटिया थी, लेकिन रेनबो स्पिरिट स्टोन से बना स्पिरिट कनेल शायद ही कभी देखा गया हो।
भले ही उड़ती हुई तलवारें पिघल रही हों, लेकिन उसके भीतर मौजूद स्पिरिट कनेल फटने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे 3 आग के गोले की आने वाली गति धीमी हो जाएगी। उस पल वान बाओले के चारों ओर की छोटी सीलें फट गईं, क्योंकि वह छलांग लगाकर 3 आग के गोले के पास पहुंचा। एक मजबूत ड्राइविंग बल के परिणामस्वरूप आग के गोले को क्षण भर के लिए रोक दिया गया और उसकी दिशा बदल दी गई। उनके बीच की दूरी एक व्यक्ति को फिट करने के लिए पर्याप्त थी। सब कुछ समझाना मुश्किल था, लेकिन एक उंगली के झटके में जिस क्षण से उड़ती हुई तलवारें फेंकी गईं, वान बाओले ने पहले ही अपनी पूरी गति को छोड़ दिया था। गाओ क्वान की ओर बढ़ रहा था। उड़ती हुई तलवारों और छोटी सील के विस्फोट के कारण आग के गोले धीमे हो गए और बनाई गई दूरी ने वान बाओले को 3 आग के गोले से आगे निकलने का मौका दिया। उसके चारों ओर छोटे बैंगनी ड्रैगन ने भी उसे सुरक्षा दी। भले ही उसने आग के गोले को हल्का सा छुआ हो, लेकिन बैंगनी ड्रैगन बेहद परेशान था। हालांकि वान बाओले के लिए इसने उसे आग के गोले से बाल बाल बचने का मौका दिया और वह अविश्वसनीय गति से गाओ क्वान के सामने पहुंच गया। गाओ क्वान हैरान रह गया, क्योंकि वान बाओले की प्रतिक्रिया, सफलता और गति इतनी तेज थी कि उसे संभालना मुश्किल था। वह समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था और केवल एक कदम पीछे हट सकता था। उसका सुरक्षात्मक खजाना एक छोटी ढाल में बदल गया था, लेकिन वान बाओले के मुक्के से वह भी नष्ट हो गया। वह मुक्का ढाल पर लगा, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत के कारण ढाल पीछे की ओर चली गई और उसमें बहुत ज्यादा कंपन हुआ। ढाल गाओ क्वान की छाती में जा लगी, जिससे उसके अंदरूनी अंग कंपन करने लगे। जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर बढ़ा, वान बाओले निराश हो गया और अभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह एक बार फिर आगे बढ़ा। इस दृश्य ने सभी को अपनी सांस रोक लेने पर मजबूर कर दिया, जबकि चांसलर की आंखों में चमक बढ़ गई। गाओ क्वान, जो पीछे हट गया था, अब अविश्वास से वान बाओले को देख रहा था। उसने कभी इतनी शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट का सामना नहीं किया था। जैसे ही उसने वान बाओले को अपनी आंखों के सामने आते देखा, गाओ क्वान की नज़र चमक उठी। उसका भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे पास नहीं आने दे सकता और मुझे हमारे बीच दूरी बनानी होगी। उसकी उंगलियों के एक झटके से उसके चारों ओर हवा में 4 तावीज़ दिखाई दिए। 4 तावीज़ तुरंत जलने लगे, लेकिन वे आग के गोले में नहीं बदले। इसके बजाय उन्होंने 4 पवन ब्लेड बनाए, जो आग के गोले से भी अधिक गति से हवा को चीरते हुए सीधे वान बाओले पर हमला कर दिया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि इसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। उसी समय गाओ क्वान जल्दी से पीछे हट गया और अपनी उंगलियों को फिर से चटकाते हुए उसके भंडारण बैग से 3 उड़ती हुई तलवारें निकलीं। वे सभी बेहद तेज थीं और सीधे वान बाओले की ओर बढ़ रही थीं।